चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 1 सितंबर है और हमने कहा था कि 1 सितंबर से एक नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और उसका टाइमिंग जो होगा वो 8:15 होगा। 8:15 में हमने कहा था कि हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा और ये क्लास लगभग 9:30 पौने 10 तक चलेगी, ठीक है ना। आपको हम बताते चलते हैं कि इसमें जो है ना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा है। जो बच्चा चाहे तो एट ए टाइम हमको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकता है और उसके साथ साथ में आप ऑफलाइन भी हमारे यहाँ आकर भी पढ़ सकते हैं। लेक्चर और मटेरियल्स दो होंगे, दोनों में एक ही समान होगा। अंतर केवल इतना होगा कि आप आकर के सामने पढ़ेंगे और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो ऑनलाइन में आप हमको देखेंगे। अभी जो आपके साथ हम क्लास को लाइव किए हैं ये लाइव है ना। ये एप्लीकेशन पे लाइव जा रहा है और बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए। आवाज जा रही है आप सभी को? चलिए, तो देखिए, तैयारी करने से पहले थोड़ा सा सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सा चीज आपको पढ़ना है। चूंकि नया बैच है तो एक बार 5 मिनट में हम ब्रीफ कर देते हैं कि सिलेबस क्या है, क्योंकि बच्चा को तैयारी तो करना शुरू कर देता है लेकिन उसको पता नहीं होता है कि हाँ हमको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग आए हैं सीटेट का तैयारी करने के लिए और सीटेट होता है 2 पेपर में। कितने पेपर में भाई? 2 पेपर में। वर्तमान की बात हम कर रहे हैं। एक होता है पेपर 1 और एक होता है सीटेट पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वो 6ठी से 8वीं क्लास में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 2 आपको पास करना होगा और 1 to 5 में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेपर 1 क्लियर करना होगा, ठीक है ना। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में पूछा जाता है कितने नंबर का सवाल? 150 नंबर का सवाल। पेपर 2 में भी कितना नंबर का सवाल पूछा जाता है? 150 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट इस पर ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग कोर्स पर आ जाएंगे फटाक से। अब देखिए, पेपर 1 में जो 150 नंबर का सवाल होता है, इस 150 नंबर में क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास में रहेगा? सबसे पहला रहेगा सीडीपी, जो कि आपसे पूछेगा 30 नंबर का। उसके बाद में रहेगा आपसे हिंदी, है ना। हिंदी आपसे पूछेगा कितने नंबर का? 30 नंबर का, ठीक है ना। उसके बाद में आपसे पूछेगा मैथ, ये रहेगा आपसे कितना नंबर का? 30 नंबर का। उसके बाद में आपसे पूछेगा क्या? ईवीएस, ये भी पूछेगा कितना नंबर का? 30 नंबर का। लैंग्वेज 2 के रूप में आपसे आपको चॉइस दिया जाएगा, या तो आप चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं, नहीं तो आप संस्कृत ले सकते हैं, नहीं तो आप उर्दू भी ले सकते हैं। और ये आपसे पूछेगा कितना नंबर का? 30 नंबर का, है ना। टोटल 30 बचे कितना हो गया? 150 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा पेपर 1 में, ठीक है। पेपर 2 में भी 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 150 में आपको कौन कौन सवाल रहेगा? तो सबसे पहले सीडीपी पूछेगा आपको यहाँ भी कितने नंबर का? 30 नंबर का। और उसके बाद में जैसे पेपर 1 में हिंदी पूछता था वैसे ही हिंदी यहाँ से पूछेगा कितने नंबर का? 30 नंबर का। और उसके बाद में आपसे एसएसटी और नहीं तो साइंस, क्योंकि ये स्नातक स्तरीय होता है तो डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन कौन सा ऑनर्स से किया है। अगर आपने आर्ट से कोई ऑनर्स किया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह वगैरह, है ना, आर्ट से अगर आपने ऑनर्स किया है तो आपसे पूछेगा एसएसटी। अगर आपने साइंस ऑनर्स किया है जैसे जोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना, तो आपसे पूछेगा क्या? साइंस। अब डिपेंड करता है कि आपका विषय क्या है और ये पूछेगा आपसे कितने नंबर का? 60 नंबर का। और उसके बाद में जिस तरह से यहाँ पर लैंग्वेज 2 में चॉइस आपको दिया गया था कि आप चाहें तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत या इंग्लिश ले सकते हैं, यहाँ भी आपके पास में चॉइस होगा कि आप चाहे तो इंग्लिश ले लीजिए, चाहे तो आप उर्दू ले लीजिए और चाहे तो आप संस्कृत ले लीजिए। और ये आपसे कितने नंबर का पूछेगा? 30 नंबर का, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना मार्क्स हो गया भाई? 150। देखो 30, 3, 90 और 60 कितना होगा? 150। 150 नंबर का सवाल मिलेगा पेपर 2 में भी, 150 नंबर का सवाल आपको मिलेगा पेपर 1 में भी, ठीक है। कहानी खत्म। अब तुम देखो 150 में तुमको लाना कितना नंबर है? अगर आप तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लाना है 90 नंबर। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे एससी से चाहे एसटी से, तो आपको लाना है 82। लेकिन इसको 83 मानकर चलिएगा क्योंकि बिहार सरकार इस पर कर लिया था बवाल, है ना, इसीलिए 83 मान के चलिएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, ऑनर्स से कोई मतलब नहीं, उसको एसएसटी ही लेना पड़ेगा। हाँ, जो हिंदी इंग्लिश ऑनर्स है ना, क्योंकि सीटेट की परीक्षा जो है वो 2 ही फैक्टराइजेशन में होता है, या तो एसएसटी में जाइए और नहीं तो साइंस में जाइए।
और जो लैंग्वेज से ऑनर्स किया है ना उसको भी एसएसटी में ही पास करना पड़ेगा। ठीक, तो कितना नंबर लेकर आना होगा? 82-83 नंबर आपको लेना होगा अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 150 में आपको लाना होगा कितना? 90 नंबर। सवाल ये समझो। अब इसका जो है ना कट ऑफ फिक्स है, मतलब ये जो है ना एक प्रकार का ऐसा एग्जाम होता है जिसमें क्राइटेरिया पहले फिक्स है, क्योंकि यह एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा में क्राइटेरिया पहले ही फिक्स किया जाता है, क्योंकि पात्रता परीक्षा आपको केवल योग्यता प्रदान करता है ना, आपको यह प्रमाणित कर देता है कि आप शिक्षक बनने के योग्य हैं। सरकार अगर किसी तरह की कोई वैकेंसी ला रही है शिक्षक भर्ती के लिए, तो आपका जो न्यूनतम अर्हता होगा वो क्या होगा? सीटेट। अगर आप 6 to 8 में टीचर बनना चाहते हैं तो सरकार आपसे पूछेगी कि हम भर्ती लाए हैं 6 to 8 का, क्या आप सीटेट पेपर 2 पास है? तो आप कहिए हाँ सर, तो फॉर्म भरिए। आपसे पूछेगा क्या आप 6 to 8 में पेपर 2 पास नहीं है? तो आप कहिए ना सर, तो कहेगा कि जाइए साइड होइए। समझ में आ रहा ना? मतलब कुल मिलाकर के यह क्या है? एक निम्नतम अर्हता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं। अगर आपको टीचर बनना है 1 से 5 में तो पेपर 1 सीटेट क्लियर करना होगा। अगर आपको 6 to 8 में टीचर बनना है तो आपको पेपर 2 सीटेट क्लियर करना होगा। अगर यह नहीं है तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। टीचर बनने का तो बात का सपना है, फॉर्म में नहीं भराएगा आपका। ठीक है ना? तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? बाकी आप समझदार है, ये है बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी है। अब देखिए, अब सवाल यह है कि इतना बुद्धिमान होने के बाद भी कट ऑफ जिस परीक्षा में फिक्स हो, जहां पर एग्जाम में यह कहा जाता हो कि हमारे पास में अगर 5 करोड़ लड़का फॉर्म भरता है और उसमें से 2 करोड़ बच्चा अगर में ताकत है कि 90 नंबर वह जनरल कैटेगरी में ला सकता है, तो सीटेट कहता है कि हम 2 करोड़ लड़का को सर्टिफिकेट बांटेंगे। हम बता रहे हैं, अब बता रहे हैं, नीतीश कुमार रहम किए आप लोग के ऊपर, बता रहे हैं। ठीक है ना? तो क्या है, आरक्षण उरक्षण का बात बाद में कर लेंगे, पहले जो हम लोग चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत में जो रूल रेगुलेशन है उस पर बात करेंगे, बिहार को नहीं लाइए इसमें। तो क्या है ना कि इसका एग्जाम जो लेती है ना वो सीबीएसई लेती है। आप सभी को पता है कि सीबीएसई एक केंद्रीय संस्था है, आपको सभी को पता है ना? तो चूंकि अभी हम केंद्रीय लेवल पर बात करें, स्टेट लेवल पर हम अभी बात कर लेंगे क्या क्या छूट है। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो ये कट ऑफ जिसमें फिक्स हो परीक्षा में कि भाई 90 नंबर आपको लेकर के आना है, 82-83 नंबर लेकर आना है। 5 करोड़ बच्चा अगर फॉर्म भरा है सीटेट के एग्जाम में और उसमें से 2 करोड़ बच्चा में कुवत है कि हम 90 नंबर ला सकते हैं, तो सीटेट सीबीएसई जो है ना वो 2 करोड़ बच्चा को पास कराएगी, है ना, और सबको सर्टिफिकेट देगी। लेकिन भर्ती परीक्षा में ऐसा नहीं होता है ना? भर्ती परीक्षा में जैसे बीपीएससी टीआरई का एग्जाम होता है, उसमें पहले कट ऑफ दे दिया जाता है क्या कि 50 नंबर लेकर आइए 1 to 5 में टीचर बनिए। नहीं, डिपेंड करता है सीट की संख्या के ऊपर कि सीट कितना है, बच्चों की संख्या क्या है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। टफ क्वेश्चन रहेगा थोड़ा कम कट ऑफ जाएगा, मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा थोड़ा हाई जाएगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा थोड़ा और हाई जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जैसे कि आकलन के प्रकार में हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि क्राइटेरियन होता है, एगो नॉर्म रेफरेंस होता है। तो नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि संख्या कितना है ना, कितनी की संख्या में बच्चे उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फॉर्म भरने वालों की संख्या क्या है, सीटों की संख्या क्या है। लेकिन सीटेट एक क्राइटेरियन एग्जाम, इसमें क्राइटेरिया पहले ही फिक्स है कि भाई आपको आप 83 नंबर लेकर आइए और सर्टिफिकेट लेकर जाइए। 5 करोड़ में 2 करोड़ लड़का अगर कुवत है कि 83 नंबर ला दिया, तो सीटेट जो है 2 करोड़ बच्चा को क्या करेगा? सर्टिफिकेट बांटेगी। तो होता क्या है कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है, मतलब जो कट ऑफ वाला एग्जाम होता है, उससे ज्यादा आसान होता है क्राइटेरियन एग्जाम, क्योंकि इसमें फिक्स है कि आपको इतना नंबर लेकर के आना है। लेकिन आसान तो होता है, लेकिन बड़ा दुख की बात है कि पास इसमें करने वालों की संख्या बहुत कम है ना? आपको बताते चले, वर्तमान के परिदृश्य के हिसाब से बात करें तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट जो सीटेट में आया है, वो आप मानकर चलिए कि 10 से 12% अभी तक रिजल्ट हाईएस्ट है। पहले तो रिजल्ट इससे भी कम था, 5 से 6% रिजल्ट आता था, 8% रिजल्ट, इस समय हम लोग पास किए थे 6%, 7% रिजल्ट आता था, है ना? अब थोड़ा सा संख्या बढ़ा है, क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज संसाधन बढ़ चुके हैं, है ना? अलग अलग तरह के हमारे पास में संसाधन आ चुके हैं। बच्चे थोड़ा सा अब चूंकि बच्चा का संख्या भी तो बढ़ गया, ये भी बात है, पहले बच्चा की संख्या भी कम था, है ना? तो 10 से 12 इतना इतना करने के बावजूद भी आपको यूट्यूब पर 30 मिनट में 120 नंबर लाने वाला टीचर भी मिल जाता है ना? आपको यूट्यूब पर तुक्का मारने का सही तरीका वाला टीचर भी मिल जाता है। उसके बाद भी
पासिंग परसेंटेज कितना है? 10 से 12%। इसके पीछे कारण क्या है, पहले इसको समझो। देखो, जब तक तुम अपने कमी को नहीं समझोगे तब तक परीक्षा की बेस्ट तैयारी स्ट्रेटजी पहले बनाना पड़ता है। इसीलिए फर्स्ट क्लास है, रोज रोज हम नहीं बताएंगे, रोज तो सिलेबस आपको पढ़ाते ही हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं तरीका कि क्या होना चाहिए। तरीका 10 से 12% बच्चा पास कर पाता है सीटेट में। आखिर कारण क्या? जिस एग्जाम का कट ऑफ पहले से फिक्स हो, क्राइटेरिया पहले से फिक्स हो, उस एग्जाम में आखिर पासिंग परसेंटेज इतना कम क्यों? अब 10% का मतलब तो समझ ही सकते हैं कि 90 को बच्चा कर गया फेल और 10 को बच्चा किया पास। 100 को बच्चा एग्जाम दिया था तो 100 बच्चा एग्जाम दिया तो 9 को फेल कर गया और 10 को पास किया। तो परसेंटेज कम आपको दिख रहा है कि नहीं, कि भाई 90 को फेल 10 को पास, जबकि क्राइटेरिया पहले से फिक्स था कि इतना नंबर आपको लेकर के आना है। तो आखिर अब आपको लग रहा हो कि सर कारण क्या है ना? तो कारण हम आपको बताते हैं। कारण तो सबसे पहला ये है ना, सबसे पहला कारण ये है कि बच्चे सीटेट के सिलेबस को समझ ही नहीं पाते कि हाँ हमको पढ़ना क्या है ना, हमको किस किस चीज पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कौन कौन चीज पर हमको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और किस चीज पर अगर हम ध्यान केंद्रित नहीं भी करें तो हमारा काम चल जाएगा। वो सीधे पढ़ता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ना कोई जरूरी नहीं। 4 घंटा पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए। सवाल ये, रिजल्ट आजकल जो है ना स्मार्ट वर्क के कारण आ रहा है, हार्ड वर्क के कारण नहीं। गदहवा वाला पढ़ाई नहीं करना है। 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ रहे हो बाद रिजल्ट नहीं है। इसका कारण एक ही है कि तुम मेहनत तो किए थे, 18 घंटा तुमने पढ़ाई किया था, लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न पूछने वाला था उस प्रश्न को तुमने नहीं पढ़ा, किसी और चीज पर मेहनत कर दिया। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जो रास्ता था वो गलत था। तो रास्ता सही दिखाने का काम कौन करेगा? हम। समझ में आ रहा ना? मतलब हम आपको बताएंगे कि दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो सीधा चलो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको सिलेबस की समझदारी हो जाती है तो आप आराम से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। जानना यह भी जरूरी है कि हमको क्या क्या इस परीक्षा में पढ़ना है, और उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा ना? क्योंकि नहीं पढ़ना को छांट दीजिएगा तब आपको यह समझ में आया कि हमको केवल यही पढ़ना है। बात समझ में आ रहा? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सिलेबस की समझदारी में बच्चा के पास में जैसे आया यहाँ पर क्या हिंदी है ना, अब वो हिंदी 30 नंबर का जैसे ही देखता है देखो लुसेंट का किताब खरीद लिया हिंदी का और उसके अंदर पूरा हिंदी रटना चालू कर दिया है ना। जैसे आप देखिए वर्णमाला, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, फलना चिन्हना, उल्टा शब्द, सीधा शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, दुनिया भर का उसमें चैप्टर है। सारा रट्टा मार देगा। काहे कि ओकरा दिमाग में का बसल है कि हिंदी का नंबर के 30 नंबर के। मूर्ख तो वहीं पर बन गया है ना। पूरा लुसेंट पढ़ने के बाद में सीटेट में तुमसे आएगा क्वेश्चन का नंबर का 2 नंबर का, तो तुम सबसे बड़का मूर्ख हो कि 2 नंबर के चक्कर में तुम 1 महीना लुसेंट का रटाई किया। 4 गो टॉपिक है, उसको पढ़ लीजिए 3 नंबर आ जाएगा, जैसा कि हमने आज एक टॉपिक पढ़ाया। बात समझ में आ रहा है? तो क्या है कि हिंदी देख करके केवल हिंदी को रट्टा नहीं मारना, लेकिन 90% बच्चा यही कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि वो हिंदी हिंदी नहीं है, उसमें पेडागोजी भी तो मिक्स है जो किसी किताब में नहीं है। उसके लिए मास्टर का लेक्चर सुनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखिए क्या होता है कि सीटेट जो है ना 2 टाइप के सवाल आपसे पूछते हैं। एक सवाल करता है सीटेट आपसे कॉन्सेप्चुअल टाइप, अवधारणा आधारित प्रश्न, और एक प्रश्न करता है फैक्चुअल टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं तथ्यात्मक प्रश्न, है ना। अवधारणात्मक प्रश्न जो होता है वो कहीं किताब में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है ना। जैसे तुम ऐसे सोचो कि एज ए टीचर हमारा ट्रीटमेंट क्लास 5वीं के बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, क्लास 6 to 8 के बच्चों के साथ हमारा ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। ये होता है पेडागोजी, जिसको हम लोग पेडागोजी कहते हैं। तो पेडागोजी जिसको आप कहते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन, मतलब अवधारणा आधारित प्रश्न, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। और एक होता है फैक्ट बेस्ड। फैक्ट बेस्ड का मतलब हो गया तथ्य आधारित क्वेश्चन, तथ्यात्मक प्रश्न। तथ्यात्मक प्रश्न का मतलब ये होता है कि वो पूरा का पूरा प्रश्न किस पर बेस्ड होगा, फैक्ट पर बेस्ड होगा। जो कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न होगा ना वो समझने पर बेस्ड होगा। किस पर भाई? समझने पर आधारित होगा। और जो फैक्ट वाला क्वेश्चन होगा ना वो होगा रटने पर आधारित। मतलब समझो रटने वाला भी काम कर रहा है सीटेट में और समझने वाला भी काम करना है सीटेट में, लेकिन सवाल ये है कि सर कितना रटना है और कितना समझना है, ये भी तो जरूरी है। तो हम आपको बताते हैं कि कितना रटिएगा और कितना समझिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए जहां पर हम सी लिखेंगे ना तो समझिए कि ये कॉन्सेप्ट बेसिस की बात कर रहे हैं। जहां पर एफ लिखेंगे ना
तो आप समझिएगा कि सर ये बात कर रहे हैं किसका, बताइएगा फैक्ट बेसिस का। समझ में आ रहा ना। अब देखो क्या होता है कि जैसे सीडीपी की हम बात करें, है ना, जैसे सीडीपी की हम बात करें तो सीडीपी में ऐसा देखा जाता है, सीडीपी में ऐसा देखा जाता है कि सीडीपी का जो क्वेश्चन है, सीडीपी का जो क्वेश्चन है, देखो अब यहां पर क्या होता है कि सीडीपी पूरा का पूरा किया है कॉन्सेप्ट बेसिस है। मतलब 30 का 30 नंबर का सवाल जो होता है वो पूरा का पूरा कैसा है, पेडागोजिकल टाइप होता है, कॉन्सेप्ट बेसिस होता है। लेकिन वही बात करें अगर हम हिंदी का, तो हिंदी में दो भाग बटा हुआ रहता है। 15 नंबर का पूछेगा आपको हिंदी कॉन्सेप्ट वाला, आप 15 नंबर का पूछेगा आपको हिंदी फैक्ट वाला, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट वाला का मतलब क्या है कि इसको हम लोग कहेंगे हिंदी पेडागोजी, या हिंदी मीडियम वाले छात्र है तो आप इसको कह दीजिए हिंदी शिक्षा शास्त्र, है ना। और 15 नंबर जो फैक्ट वाला है इसमें 8 नंबर का आपसे पूछेगा गद, और उसके बाद में 7 नंबर का आपसे पूछेगा पद। तो आप कहिए सर व्याकरण करने गया, तो ये 8 7 15 में मिला करके 2 से 3 नंबर का पूछ देगा ग्रामर। आया समझ में, है ना। उसके बाद में मैथ जहां पर आता है ना, अब मैथ जैसे ही बच्चा देखा पूरा आधे सवाल केसी सिन्हा शारदा पब्लिकेशन बनाना चालू, पूरा अर्थमेटिक खत्म, ज्योमेट्री खत्म, त्रिकोणमिति खत्म, आएगा एक क्वेश्चन नहीं हो जगह से, है ना। अब क्या है कि तुम जिस मैथ की भ्रम में पड़े हुए हो वो मैथ तुमसे केवल और केवल कितना पूछेगा, 15 नंबर पूछेगा, वो भी आधे सवाल में से नहीं पूछेगा, 1 से 5वीं क्लास, जिसको तुम हल्का समझता है, जिसको तुम चुटकी में लेते हो, जिसको तुम कहते हो कि भाई ये सब थोड़े पूछेगा, स्थानीय मान पूछेगा। स्थानीय मान के बारे में आपके दिमाग में परसेप्शन नहीं बना कि स्थानीय मान का मतलब तो जानबे करते हैं, अंकवा के बाद में जब वो अंक होगा जीरो बैठा देंगे, यही ना। लेकिन हम आपको वो स्थानीय मान बनाने के लिए देंगे, हम दावा के साथ में कह सकते हैं 50 गो में 25 गो बच्चा को नहीं आएगा, स्थानीय मान रहेगा वो, है ना, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि वही टाइप का क्वेश्चन आपसे जो आप जानते हैं ना वो वाला नहीं पूछेगा। इतना कॉन्सेप्चुअल पूछता है कि जहां पर आपका दिमाग गया ही नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर मैथ में भी दो पार्ट बटा हुआ है, एगो पूछेगा आपसे कौन था, कॉन्सेप्ट वाला मैथ, और एगो पूछेगा फैक्ट वाला। कॉन्सेप्ट वाला रहेगा 15 नंबर का, और फैक्ट वाला भी रहेगा कितना नंबर का, 15 नंबर का। समझ में आ रहा है। और ये कॉन्सेप्ट वाला जो है ना, ये मैथ बनाने वाला नहीं रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे मैथ पेडागोजी, यानी गणित शिक्षा शास्त्र। और ये जो बाकी 15 नंबर आपको दिख रहा है फैक्ट वाला, ये क्या रहेगा, ये एक ऐसा प्रश्न रहेगा जो होगा पेडागोजी नहीं, बल्कि ये फैक्ट बेसिस, मतलब ये मैथ को होगा क्या होगा, बनाने वाला। तो 30 नंबर का तुमसे मैथ पूछा, तो 30 में 15 नंबर तो बनाने वाला है ये नहीं, 15 नंबर तो खाली समझने वाला है कि क्लास 5वीं को बच्चा को एज ए टीचर आप कैसे मैथ पढ़ाइएगा। अभी कोई बनाने वाला है क्या, नहीं, इसके लिए आपको पेडागोजी समझना पड़ेगा, है ना। लेकिन 15 नंबर का सवाल आपसे बनाने वाला पूछ सकता है, वो भी बनाने वाला कैसा पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाँ बताइए, आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाँ बताइए 2 + 2 भागा 2 बराबर क्या होगा। फैक्चुअल इतना भी नहीं होता है। फैक्चुअल इस टाइप का होगा कि राम गया बाजार में, और बाजार जाने के क्रम में उसने देखा टमाटर, टमाटर था 200 रुपए केजी, और खरीदा 50 ग्राम टमाटर, है ना। उसने देखा धनिया, धनिया था 150 रुपए केजी, उसने खरीदा 25 ग्राम धनिया, है ना। उसका उसने देखा मेथी, मेथी था 100 रुपए किलो, उसने खरीदा 250 ग्राम मेथी, है ना। उसके बाद में उसने देखा केला, केला था 20 रुपए दर्जन, उसने खरीदा 2 किलो केला। अब तुम कहोगे कि सर दर्जन में दाम बता है, किलो में कैसे खरीद लिया, बताते हैं, है ना। अब इस तरह का प्रश्न पूछेगा, और लास्ट में कहेगा कि बताओ राम जो है कौन कौन वस्तु खरीदा, कितना पैसा ऊपर खर्चा हुआ। अब तुम कहोगे सर ये तो आसान है, निकाल लेंगे हम, लेकिन ना, धनिया मर्चा में तुम फंस जाएगा। इसलिए फंस जाओगे, 200 रुपए केजी 25 ग्राम का दाम, 500 रुपए केजी 100 ग्राम का दाम, है ना, 250 रुपए केजी, 250 रुपए केजी, और उसके बाद में 20 ग्राम का दाम, और उसके बाद में 20 रुपए दर्जन केला, 1 केजी केला का दाम। फंस जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फैक्ट बेसिस में पूछता है मैथ में, तो उसके लिए आपको उसी टाइप के प्रश्नों को हल करना पड़ेगा, ताकि समझदारी आपकी उसमें क्या हो, बढ़े। बोलो समझ में आ रहा है बातें, है ना। कुल मिलाकर के ईवीएस की अगर हम बात करेंगे, तो ईवीएस में भी 15 नंबर का आपको रहेगा कौन सा, कॉन्सेप्ट वाला, और 15 नंबर का रहेगा आपको कौन सा, फैक्ट वाला। 15 नंबर में कॉन्सेप्ट वाला में क्या रहेगा कि 5वीं क्लास के बच्चा को पौधा कैसे सिखाएंगे, पौधा के बारे में कैसे पढ़ाएंगे। और फैक्ट वाला में ये रहेगा कि बताओ पौधे किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते, ठीक है ना। और उसी तरह से लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में 15 नंबर का रहेगा आपका फैक्ट, और 15 नंबर का रहेगा कौन सा, बताइएगा कॉन्सेप्ट। बोलो समझ में आया।
तब यहाँ पर तुम ये देखो मेरे लाल कि टोटल फैक्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास में कितना आएगा और टोटल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन कितना। ये तो 30 नंबर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, 15 नंबर इसमें, 15 नंबर इसमें, 15 नंबर इसमें, 15 नंबर इसमें, तो 15 चौका 60 कोई और 30 कोई कितना हो गया 90 को। तो 90 को प्रश्न कैसा हो गया कॉन्सेप्ट वाला। तो जब 150 में 90 को प्रश्न कॉन्सेप्ट वाला तो एक मतलब 60 को बचा। तो 60 को क्वेश्चन कौन सा टाइप वाला फैक्ट वाला। अब बताओ पास तुमको कौन कराएगा 60 वाला कि 90 वाला। 90 वाला। अब बताओ और 90 वाला है कौन कॉन्सेप्ट बेसिस। कॉन्सेप्ट बेसिस का मतलब क्या पेडागोजी। अब एक इसका कोई किताब नहीं है, इसका कोई बुक नहीं है। आप सोचिएगा कोई मार्केट में हम कोई वो बुक मिल जाए और उस बुक को पढ़ने के बाद में हम सीधा कॉन्सेप्ट टाइप के सवाल को हम बना दे तो भाई ये संभावना तुमसे व्यक्त होने वाला नहीं। आप सीधा सीधा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जो भी कॉन्सेप्ट बेसिस सवाल होते हैं उसके लिए टीचर का आपको सुनना पड़ेगा लेक्चर, उसके लिए सुनना होगा व्याख्या, है ना। और व्याख्या सुनिएगा तो 90 नंबर क्लियर होगा। बाकी 60 नंबर का जो मामला आपको दिखाई दे रहा है एक 60 मार्क्स आपसे तब हो पाएगा जब आप केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग फैक्ट बेस्ड सवालों को हल कीजिएगा। तो आप बताइए आज ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 150 में सर रटने वाला काम हमारा 60 नंबर का है, समझने वाला काम हमारा 90 नंबर का है। तो बताओ आप अपने जीवन में क्या कीजिएगा सीटेट के दौरान, रटिएगा कि समझिएगा। समझिएगा क्योंकि पास तो यही करा रहा है। 90 नंबर पर पास होना है, 90 नंबर तो खाली कौन दे रहा है कॉन्सेप्ट वाला दे रहा है, पेडागोजी दे रहा है ना। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपका पेडागोजी पर पकड़ बनता है, कॉन्सेप्ट बेसिस प्रश्नों पर पकड़ बनता है तो अच्छा पकड़ बन गया, 80 को नंबर लाने की संभावना अगर इसमें बनता है तो तुम रटोगे भी नहीं तो यो काम चल जाएगा। क्योंकि 60 को क्वेश्चन है रटने वाला, है ना। थोड़ा बहुत भी अगर रट सकते हो, 20-30 भी अगर क्वेश्चन तुम्हारा इसमें सही होगा 60 नंबर में तो भाई 80-30-110 लाना तो 90 ही नंबर है। कितना मिनिमाइज करोगे, मतलब ये अगर आपका पकड़ कॉन्सेप्ट वाला सवाल पर बन जाता है तो परीक्षा हो जाएगा आसान, है ना। लेकिन अगर आपका पकड़ कॉन्सेप्ट वाला सवाल पर नहीं बनता है तो परीक्षा हो जाएगा आपके लिए भारी। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रश्न किसका है कॉन्सेप्ट टाइप का है, पेडागोजी वाले टाइप प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब है कि आज ही से आप तुम सोच लो कि भाई हमको कॉन्सेप्ट वाला पर ज्यादा ध्यान देना है और फैक्ट वाला पर कम ध्यान है। पेपर 2 में भी सेम कंडीशन है ना। यहाँ पर भी जैसे जैसे पता है सीडीपी पूरा का पूरा हो जाएगा 30 नंबर का 30 नंबर सी वाला कॉन्सेप्ट वाला, इसमें भी 15 नंबर फैक्ट, 15 नंबर पेडागोजी, इसमें भी एसएसटी में 20 नंबर का रहेगा पेडागोजी और 40 नंबर रहेगा फैक्ट। और इसके बाद में इंग्लिश हिंदी या उर्दू में जैसे पेपर 1 में वैसे ही पेपर 2 में मतलब 15 नंबर का आपका फैक्ट रहेगा और 15 नंबर का रहेगा कौन सा कॉन्सेप्ट। समझ रहे। टोटल मिलाकर के मैं आपको बात करना चाहता हूं कि चाहे आप कर रहे हो पेपर 1 की तैयारी या कर रहे हो पेपर 2 की तैयारी, एक लंबा चौड़ा अनुभव है हमारा इस क्षेत्र में। तो मुझे जहां तक अभी तक समझ में आया कि मैंने जितने बच्चों को पास कराया है आज तक रिजल्ट दिलवाया है उन सारे बच्चों में हमने देखा है कि जिसका पेडागोजी पे पकड़ बन जाता था उसका रिजल्ट निकल करके आ जाता था। पेडागोजी पर जब तक पकड़ नहीं बनता था तब तक रिजल्ट आना क्या है मुश्किल। और उसके लिए क्या करना होगा, तुम सोचोगे कि सर जी वो किताब का नाम बता दीजिए जिसको जाकर मार्केट से खरीद लेते हैं उसको राटा मार लेंगे पेडागोजी हो जाएगा ना, नहीं होगा। क्योंकि पेडागोजी का ओरिजिनल कोनो किताबें नहीं। पेडागोजी एक सोच है, एक विचार है, एक थिंक है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो टीचर के द्वारा आपको समझना पड़ेगा, है ना। अब पेडागोजी जो हम आपको पढ़ाते हैं उसको हम खुद नहीं लिख पाते क्योंकि वो इतना ब्रॉड है वो कि हम उसको लिख नहीं सकते। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अब सोच और विचार और थॉट को आप कितना लिख सकते, है ना। जैसे हमने कहा जैसे आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि 5वीं क्लास के बच्चा को आप जोर कैसे सिखाइएगा। भाई आपका थॉट कुछ अलग हो सकता है, मेरा थॉट कुछ अलग हो सकता है कि सर हम ऐसे सिखाएंगे, आप कहिएगा सर हम ऐसे सिखाएंगे, वो कहेंगे सर हम ऐसे सिखा सकते हैं, वो कहेंगे सर हम ऐसे नहीं सिखा सकते हैं क्या। तो सबका विचार तो अलग अलग हो रहा है। तो भाई साहब ये बताओ कि लेखक को कर विचार माने। इसीलिए पेडागोजी का कोई किताब बना ही नहीं क्योंकि पेडागोजी एक प्रकार का सोच है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक थॉट है जो अपने अपने अनुसार चलता है। लेकिन टीचर क्या करेंगे, किसका बात मनवाएंगे। तो भाई साहब मैं तुमको बता देता हूं सभी विचारों को एकत्रित करते हुए एक सम्मानजनक और व्यवस्थित रूप हम आपको बताते हैं ताकि आपको हर एक विचार में वो क्या कर सके, काम कर सके। समझ में। हम अपना भी थॉट नहीं बताते हैं और किसी दूसरे का भी थॉट नहीं बताते हैं। हमको सबको सामूहिक रूप से मिला करके हम एक ऐसा थॉट आपके लिए तैयार करते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ यह हम जान ले तो सभी थॉट में यह काम आ सकता है। बस यही इसी का नाम है क्या, पेडागोजी। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं
कि नोट्स लेकर के प्रिंट आउट करा करके पीडीएफ में प्रिंट आउट करा करके पीडीएफ ले करके अगर आप रट्टा मार लीजिएगा, समझ जाइएगा, परीक्षा पास कर जाइएगा, तो भाई इम्पॉसिबल है ना। इसके लिए आपको करना क्या होगा, टीचर का सुनना होगा लेक्चर, टीचर का सुनना होगा व्याख्या। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 वाले कोई छात्र हो, ठीक है ना। ये एकदम फैक्ट बात है, एकदम सही बात। जो मानेगा ओकर नैया पार है, जो नहीं मानेगा ओकर नैया डूबेगा, सीधी बात है ना। ये जो आपके सामने सैकड़ों छात्र जो आपको पोस्टर पर लगे हुए आपको दिख रहे हैं, तो ये सब कहीं से खरीद करके हम नहीं लेकर के आकर के इस पर चिपका दिए। भाई मेहनत करा है, बच्चों को पढ़ा है, जिसके कारण से इन लोगों का रिजल्ट आया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। आज भी मार्केट में हमको लगता है इसमें जितना बच्चा हमारे पास पढ़ने आया है, इसमें से 60-70% बच्चे तो ऐसे होंगे जो किसी के कहने पर आए होंगे मेरे पास पढ़ने। मेरा पोस्टर बैनर तो कहीं लगा नहीं है, तो कहीं से देख कर तो नहीं आए होंगे, कोई ना कोई पढ़ा होगा। पढ़ा होगा तो फूफा मौसा मौसी के बेटा बेटी के संपर्क से आप यहाँ पर आए होंगे कि हाँ मौसी की बेटा हम वही जगह पढ़ लेता, तुम भी चल जाओ, यही हुआ होगा। इसका मतलब यह है कि हमने काम किया है, हमने मार्केट में अपने संस्थान को उस लेवल तक पहुंचाया है कि कोई आपको सजेस्ट करता है कि वहां पर जाकर के पढ़ो, क्योंकि सजेशन कोई ऐसे नहीं दे सकता है। जब वह व्यक्ति तुमसे सेटिस्फाइड है तभी वह जो है ना तुमको यहाँ पर भेजा, ठीक है। उसके साथ अगर किसी तरह का कोई अगर उसको लगता कि मेरे सेटिस्फेक्शन के लायक उस संस्थान में काम नहीं हो रहा है, तो फिर वो आपको सुझाव नहीं देता। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि पेडागोजी पर आपको विशेष ध्यान देना है। यहां तक कि मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थोड़ा आरक्षण पर, है ना। देखिए भाई, बिहार में नीतीश कुमार है और लड़कियों की बहार है ना। लड़कियों की बहार है मतलब ये कि अब लड़की के मुद्दा पर थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग को समझना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से मेहरबान है किसके ऊपर, महिलाओं के ऊपर, है ना। तो हम आपको भी बताए हैं कि सीटेट में 90 नंबर लेकर आना होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी में है तब। लेकिन भाई साहब तुम सुनो, अगर एगो एगो तो हो सकता है कि जनरल में मेल भी हो सकता है और जनरल में फीमेल भी हो सकती है ना। तो सुनो, अगर फीमेल है कोई, अगर वो जनरल कैटेगरी से है, अगर वो फीमेल है, 90 नंबर लेकर आना है। लेकिन ना ना, नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं आप महिला हैं, 82 या 83 नंबर लेकर आइएगा, हम आपको पास मानेंगे। लेकिन ध्यान रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पास नहीं मानेगी, केवल बिहार राज्य सरकार आपको पास मानेगी। जब आप जनरल की महिला है और 82-83 नंबर लेकर के आ रही हैं, तो सीटेट जो है ना आपको केवल मार्कशीट देगा, सर्टिफिकेट नहीं देगा वो। और उसी मार्कशीट को मान्य करता है कौन, बिहार सरकार। वो कहता है कि ठीक है, अगर आप जनरल हैं, आप महिला है और 82 से 83 नंबर लेकर आए हैं, तो सीटेट तो आपको माना है फेल, लेकिन नीतीश कुमार मानेंगे आपको पास, क्योंकि आप है महिला। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए अगर जनरल महिला है, अगर वो 82 से 83 नंबर लेकर के आ रही है, हम 82-83 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 83 का ही मिनिमम टारगेट रखिएगा। क्योंकि 82 पर कुछ दिन पहले नोटिस आ गया था, बोला था कि 55% यह नहीं हो रहा है, मतलब 150 का 55% जो होता है लगभग 82.5 के थोड़ा ऊपर जाता है। तो इसीलिए हम मिनिमम टारगेट आपको 83 ही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो 83 नंबर लेकर के आ रहे हैं, तो बिहार सरकार आपको पास मानेगी अगर आप जनरल में महिला है तब। लेकिन अगर आप पुरुष है तो खबरदार, जो आरक्षण का मांग किए तो, है ना, 90 नंबर आपको लेकर आना ही होगा, कोई छूट नहीं है भाई। जनरल मेल को बिहार सरकार ने कोई छूट नहीं दिया है, आपको 90 मार्क्स मतलब 90 आपको लेकर आना ही पड़ेगा। अगर आपका 90 मार्क्स नहीं है तो भाई आप फेल माने जाएगा बिहार में भी, है ना। सीटेट तो आपको फेल करार देगी ही देगी, लेकिन बिहार सरकार भी आपको कहेगी भाई आप फेल है, क्योंकि आपका 90 मार्क्स नहीं। समझ में आया। तो ये है आरक्षण का सिस्टम। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सर सीटेट पास करने के बाद में हमको अपॉर्चुनिटी क्या है, आखिर हम कहां कहां तक अपने अपने जीवन को, अपने सपना को साकार करने के लिए कहां कहां तक इसके सहारे हम जी सकते हैं। तो तुमको हम थोड़ा सा ये भी बता देते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि केवीएस का जो वैकेंसी आता है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन यही मांगा जाता है कि अगर आप 6 to 8 में बहाल होना चाहते हैं तो आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर 1 अगर क्वालिफाई है तो 1 to 5 में बहाली हो सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में। आप सभी जानते हैं केंद्रीय विद्यालय का नाम, सरकारी स्कूल होता है केंद्रीय विद्यालय, जिसमें सरकारी इंप्लाई के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं, है ना। उसके बाद में एनवीएस, नवोदय विद्यालय संगठन का नाम तो आपने सुना होगा। तो नवोदय विद्यालय में जो टीचर की बहाली होती है, उसमें भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है सीटेट। अगर आप सीटेट पास है तभी आप उसमें भर्ती हो सकते हैं, नहीं है तो आप उसमें उसका फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरी बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं
एनवीएस या केवीएस में अगर आप फॉर्म भरते हैं, अगर आप जनरल की महिला भी है तो 82 नंबर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, 90 नंबर चाहिए। केवल छूट कहां पर है? बिहार में, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद में आपके पास में एक आता है कौन सा? आर्मी स्कूल, है ना, जहां पर आर्मी के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर भी आपके शिक्षक के रूप में बहाली होती है। तो वहां भी आप आराम से जो है ना, यहाँ पर आके बैठ जाइए, है ना, वहां भी आप आराम से जो है ना, आराम से जो है ना, शिक्षक के रूप में बहाली तब हो सकते हैं जब आपके पास में होगा सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 क्लियर, मतलब उस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है अब एक और DSSB, दिल्ली सब ऑर्डिनेंस सिलेक्शन बोर्ड, है ना, इसमें भी आप टीचर तभी बन सकते हैं दिल्ली के अंदर में जब आप सीटेट पेपर 1 या 2 क्वालिफाई है ना, इतना अपॉर्चुनिटी। उसके साथ साथ में एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए सबसे ज्यादा ये है BPSC TRE, आपको पता होगा, मुझे पता है कि सब पर आपका ध्यान नहीं होगा, ध्यान कहां होगा? इस पर होगा, BPSC TRE पर। तो आपके जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि अगर 1 से 5 और 6 to 8 में टीचर बनना है बिहार में भी, तो आपको 1 से 5 के लिए पेपर 1 सीटेट क्लियर करना होगा, पेपर 2 6 से 8 के लिए क्लियर करना होगा। अगर आप इस पेपर को क्लियर नहीं करते हैं तो बिहार सरकार भी अपने शिक्षक भर्ती में आपको मौका नहीं देगी, क्लियर है। और अगर लास्ट एग्जांपल, लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है प्राइवेट स्कूल, जैसे कोई भी अफिलिएटेड स्कूल जो होता है, जैसे आपको पता है GD गोइंका हो गया, माउंट लिट्रा हो गया, DPS हो गया, DAV हो गया, ये सब अफिलिएटेड स्कूल है ना। आपको पता है कि सब मान्यता के द्वारा ये सब संस्थान को चला जाता है, तो इसमें भी आपको अच्छी सैलरी पर रखा जा सकता है, बट आपके पास में होना चाहिए क्वालिफिकेशन। जैसे DAV DPS वगैरह में अगर आप टीचर बनने जाएंगे तो आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछेगा कि आपने BEd किया है? तो यस। क्या आपने DLED किया है? तो यस। क्या आपने सीटेट पास किया? तो नो, तो जाइए बाहर, क्योंकि उसका भी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा सरकार के गाइडलाइन के अनुसार में, कि अगर कोई टीचर पात्रता परीक्षा पास नहीं है तो वह शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, या किसी भी प्राइवेट स्कूल में अपना टीचिंग नहीं करा सकता। प्रशिक्षण तो आपके पास में होना ही चाहिए, प्रशिक्षण के साथ साथ में पात्रता भी होना चाहिए। अगर आपके पास में पात्रता नहीं है तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि आप टीचर में फॉर्म, आप वहां पर टीचर नहीं बन सकते। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास में NEP 2020 आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कोरोना काल में आया था। उसमें स्पष्ट रूप से यह बातें कही गई हैं कि जब तक आपका पात्रता परीक्षा पास नहीं है, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं किए हैं, आप प्रशिक्षण नहीं किए हैं, तो निश्चित रूप से यह कहा गया है उसमें कि आप किसी भी प्राइवेट या अफिलिएटेड स्कूल, सरकारी का तो खैर है ही है, अफिलिएटेड स्कूल में भी आप टीचिंग नहीं करा सकते हैं जब तक आप जो है ना पेपर 1 या पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाई नहीं किया। बोलो बात समझ में आया? तो अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आ गया कि कहां कहां तक आप इसके अंदर में जा सकते हैं। सिलेबस भी हम आपको बता ही दिए, है ना। सिलेबस में बता देने के क्रम में हम आपको फिर से बता, क्योंकि नए बच्चे हैं इसमें बहुत सारे, तो हम आपको अपना बात बता देते हैं कि ये सबका हम आपको देंगे लेक्चर। जैसे CDP 30 नंबर का है तो ये पूरा का टॉपिक वाइज लेक्चर देंगे। टोटल पढ़ना है 18 गो चैप्टर, लेकिन हम आपको पढ़ाते हैं 24 गो चैप्टर, क्योंकि ये दो कहीं इधर से पूछ दिया तो गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो टोटल का हम आपको देंगे नोट्स में प्रिंट आउट, और उसके बाद में पूरे टॉपिक का देंगे लेक्चर, और उसके बाद में हम आपको देंगे टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है ना। ये सारा सुविधा हमको आपको जो यहाँ पर मिलेगा। ये जितने भी विषय आपको दिख रहा है, तो इसमें जो है ना, जैसे हिंदी 30 नंबर का है तो हिंदी 30 नंबर का एगो नोट्स नहीं मिलता है, 2 गो नोट्स मिलता है। एगो पेडागोजी हम अलग पढ़ाते हैं, कंटेंट हम अलग पढ़ाते हैं, ठीक है ना। कंटेंट का नोट्स भी अलग रहेगा, पेडागोजी का नोट्स भी अलग है। यहाँ पर ये मैथ जो दिख रहा है, मैथ कंटेंट अलग पढ़ाते हैं, मैथ का पेडागोजी अलग पढ़ाते हैं। EVS जो दिख रहा है, कंटेंट अलग पढ़ाते हैं, पेडागोजी अलग पढ़ाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के सब में 2-2 पार्ट हम पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है भले 5, लेकिन हमारे लिए वो है 10, क्योंकि दोनों में एक एक सब्जेक्ट में हमने 2-2 भाग को क्या किया है, बांटा है, ठीक है ना। तो ये सारा सुविधा आपको मिलने वाला है, ऑफलाइन में भी मिल जाएगा और आपको ऑनलाइन में भी मिलेगा, ठीक है ना। चलिए सिलेबस की शुरुआत करें। सिलेबस में समझ में आया? अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप हमसे, बताइए। किसी को कोई डाउट है इतना में? किसी को कोई कंफ्यूजन है कि सर मेरा ऑनर्स फलना है चिलना है, दिस है डेट है, कैसे होगा क्या होगा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नहीं है? आगे बढ़े, चलो चलो, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं सीधे, अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट कहां पर, CDP पर, है ना।
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कौन सा, सीडीपी, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बाल मनोविज्ञान। क्या बोलते हैं भाई, बाल मनोविज्ञान, है ना। हम आपको समझा देते हैं कि बाल मनोविज्ञान में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और कहां से हमको पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है ना। कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें केवल पढ़ाएंगे, है ना। इससे संबंधित आज कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, हम आपको चैप्टर दिखा देते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं, सीटेट 14 से 15 गो में सिमट जाता है। 14 से 15 को टॉपिक है ना, ये सीडीपी का, जिसमें से आपको 30 नंबर का सवाल पूछता है। लेकिन हम थोड़ा सा टॉपिक बढ़ा दिए। बढ़ाने के पीछे कारण, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएड किए हुए हैं, है ना। तो बीएड वाले बच्चे एसटीटी का भी एग्जाम देते हैं 9, 10 और +2 के लिए। तो बीएड वाले बच्चे जो एसटीटी का एग्जाम देते हैं उसमें 50 नंबर का पूछा जाता है जनरल पेपर, जिसमें जनरल पेपर में भी 10 से 15 नंबर का रहता है टीचिंग मेथोडोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं बाल परीक्षण। वो जो पूछा जाता है ना, तो उसके ओवरव्यू को लेते हुए हमने उस टॉपिक को भी यहाँ पर जोड़ दिया है कि सीटेट वाला बच्चा जानकारी के लिए पढ़ लेगा, बाकी स्टेट वाले बच्चों के लिए यहाँ से भी कल्याण हो सकता है। कुल मिलाकर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारा सीटेट के नोट्स पर कमांड कर लेते हैं, सीडीपी के नोट्स पर, तो दुनिया का कोनो एग्जाम हो, टीचिंग परीक्षा वाला, अगर जिसमें बाल मनोविज्ञान पूछता हो, तो हमारा नोट्स आपके लिए काफी होगा, ठीक है ना। हमारा नोट्स आपके लिए काफी होगा, कोई दूसरा किताब पढ़ने की जरूरत आपको नहीं, क्योंकि सारा निचोड़ को उठा करके हमने इसमें रखा। और ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, कहीं से छापा छुपी वाला सिस्टम नहीं है। ये पूरी तरीके से डिटेल किताब को पढ़ करके शॉर्ट नोट्स बनाया गया है, ठीक है ना। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक में वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, अनुवांशिकता एवं वातावरण। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग संज्ञानात्मक विकास, पियाजे का। चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लेव वाइगोस्की का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे, सोशल कल्चर थ्योरी को पढ़ेंगे। पांचवा जो टॉपिक हमारे पास में आएगा, जो पांचवा टॉपिक हमारे पास में आएगा, हेलो, ठीक है जी। तो चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ें क्या, लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, और इन्होंने दिया था सोशल कल्चर थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत को भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हाँ होगा, मोनी ठाकुर उसका भी होगा, सबका होगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद में आप, अरे आप इतना समझ लो कि आप हमारे पास में पढ़ने हैं तो टोटल सब्जेक्ट की तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी। आपको टेंशन नहीं है कौन क्या पढ़ाएगा कैसे, आप खाली पढ़ते जाइएगा बस, ठीक है ना। उसके बाद में पांचवा टॉपिक आपके लिए होगा कौन सा, लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ना होगा, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को हमको पढ़ना होगा। छठा टॉपिक हमारा होगा सामाजिकरण, जिसको हम लोग कहते हैं सोशियोलाइजेशन। सोशियोलाइजेशन से भी सवाल पूछा जाता है। सातवां टॉपिक जो हमारा होगा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को भी आपको सिलेबस में पढ़ना है। इन सारे तथ्य पर हम लोग ध्यान देते चलेंगे। उसके बाद में जो हमारा आठवां टॉपिक होगा वो होगा बुद्धि, इंटेलिजेंस टॉपिक भी आपको पढ़ना है ना। नौवां टॉपिक जो होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, है ना। 10वां टॉपिक जो होगा प्रगतिशील शिक्षा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन। 11वां टॉपिक जो होगा भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट को पढ़ेंगे। 12वां टॉपिक जो होगा लिंग यानी जेंडर को हम लोग पढ़ेंगे। 13वां टॉपिक होगा हमारा अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिजेबिलिटीज को पढ़ेंगे। 14वां टॉपिक हुआ अधिगम यानी लर्निंग को पढ़ेंगे, सीखना क्या है, सीखना किसे कहते हैं, सीखने के सिद्धांत, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत सारे पॉइंट्स आपको उसमें मिलेंगे। 15वां टॉपिक जो होगा संवेग, जिसको हम लोग कहते हैं इमोशन, इमोशन भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में 16वां टॉपिक आपको पढ़ना होगा सृजनात्मकता, जिसको हम लोग कहेंगे क्रिएटिविटी, है ना।
16 को टॉपिक यहां तक समझ में आया कि नहीं बताओ। चैप्टर देखते चलना कि कौन कौन सा चैप्टर तुम लोग को पढ़ना है, ठीक। 17वां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभिप्रेरणा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मोटिवेशन, है ना। 18वां टॉपिक पढ़ना है आकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। 19वां टॉपिक आपको पढ़ना है एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, है ना। 20वां टॉपिक पढ़ना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 पढ़ना है। उसके बाद में 21वां टॉपिक आपको पढ़ना है परिवेश शैली, जिसको हम लोग कहेंगे पेरेंटिंग स्टाइल। और उसके बाद में 22वां टॉपिक पढ़ना है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को पढ़ना है। उसके बाद में आपको 23वां टॉपिक पढ़ना है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को पढ़ना है। उसके बाद में आगे जब बढ़ेंगे तो 23वां टॉपिक के बाद में आपको 24वां टॉपिक पढ़ना है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। सॉरी इतना पढ़ना है, अरे भाई ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है, यही तो दिक्कत है कि शॉर्टकट के चक्कर में आप रह जाते हैं। दिक्कत ये है कि जब तक पूरा सिलेबस नहीं पढ़िएगा, जब तक जहां से क्वेश्चन आते हैं उतना चीज नहीं पढ़िएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत। ये सब पढ़ाए हुए हैं हम, जो बच्चे हमारे पास में ऑलरेडी कोर्स पूरा कर लिए, सारा टॉपिक हम उनको पढ़ाए है ना। ये टोटल टॉपिक हमने पढ़ा, एक एक टॉपिक टॉपिक नहीं पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा के उसका क्वेश्चन भी करवाते थे, है ना। जो बच्चा पढ़ा होगा हमारे पास में वो सबको पता हो। अब आइएगा 25वां टॉपिक जो हमारे पास में होगा अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी भी पढ़ेंगे। अल्बर्ट बंडूरा एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था सोशल लर्निंग थ्योरी, तो हम लोग सोशल लर्निंग थ्योरी को भी पढ़ेंगे। 26वां नंबर सिद्धांत आ जाता है हमारा, आइए उधर जाकर बैठिए, उधर बैठाओ भाई इनको। 26वां नंबर टॉपिक पड़ता है सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, है ना। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे इनसाइट थ्योरी, है ना, इनसाइट थ्योरी को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद में इनसाइट थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद में 27वां टॉपिक जो हमारा होगा कौन सा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, है ना, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसको, फ्राइड को, है ना, फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को पढ़ेंगे। 28वां नंबर जो टॉपिक हुआ समायोजन, जिसको हम लोग कहेंगे एडजस्टमेंट। 29वां नंबर टॉपिक हुआ सुरक्षा युक्ति, डिफेंस मैकेनिज्म को हम लोग पढ़ेंगे। और 30वां नंबर जो टॉपिक होगा व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। अब देखो भाई 30 नंबर का तुमसे पूछेगा सवाल सीडीपी में, और उसके लिए हम क्या पढ़ाएंगे टॉपिक, 30 गो टॉपिक, है ना, समझिए बात को। सीडीपी के जब आप किताब को देखिएगा किसी दुकान वाले किताब को, तो 14 को टॉपिक उसमें मैक्सिमम दिया है, 14 को 15 को, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं 30 गो टॉपिक। इसके पीछे तुम कारण समझो, किताब पढ़ करके तुम सफलता हासिल नहीं कर सकते। हम जो ये थ्योरी लिखे हमने खुद से इस चीज को डिटेल में पढ़ करके बनाया है, तो इसमें जो आपको कंटेंट मिले एकदम परफेक्ट कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट होगा। मतलब कुल मिलाकर के अभी तक के परीक्षा के दृष्टिकोण के हिसाब से ये बनाया गया, ऐसा नहीं कि कुछ उलूल जुलूल इसमें छापा गया, नहीं। अपना से बनाने का मतलब यह कि एकदम अपडेटेड है, एकदम न्यू वर्जन, है ना। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि 30 गो टॉपिक अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ पढ़ लेता है सीडीपी में, तो मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जीवन में वो कोई भी टीचिंग एग्जाम को देगा तो इससे बाहर सीडीपी का तो कोई टॉपिक है ही नहीं। तो इससे बाहर कोई भी टॉपिक है सीडीपी का तो ला करके हमको दिखा दो, कोई टॉपिक ही नहीं है सीडीपी का इससे बाहर। मतलब टोटल मिला करके 30 गो टॉपिक अगर बच्चा सीडीपी में पढ़ ले, तब पेडागोजी का कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं बचा कि जो तुमको पढ़ना है। मतलब ये कि इस नोट्स को पढ़ना और इसके लेक्चर को सुनने के बाद ये 100% क्लियर हो जाना कि अब हमको किसी दूसरे किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं। वाकई समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हम शॉर्टकट मेथड में नहीं चलते हैं, हम चलते हैं थोड़ा सा डेप्थ और डिटेल मेथड में, ठीक है ना। जो सक्षम होंगे बैठने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा वही क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मेहनत में कोई कमी नहीं कराते हैं। क्लास आपका 2 घंटा का भी हो सकता है, 2.5 घंटा का भी हो सकता है। परीक्षा जब अगर शेड्यूल निकल जाएगा तो हम आपका परीक्षा आपका जो है ना ये कोर्स का टाइमिंग हम 4 घंटा भी कर सकते हैं। इसलिए दिमाग में इस बात को रखिएगा कि आप परीक्षा का डेट निकल जाएगा सोचे कि आधा घंटा पढ़ा करके हम सिलेबस खत्म कर दे, नहीं, वो चीज हम आपके साथ नहीं कर सकते। 4 घंटा 5 घंटा जितना घंटा समय लगेगा परीक्षा तक आपका सिलेबस पूरा रहेगा, इतना मैं दावा कर सकता हूं, है ना। और उसके साथ साथ में बस आपको ध्यान देना यह है कि अगर आप नए बच्चे हैं, अगर आप हमको अभी आपने हमें ज्वाइन किया है, तो मैं आपसे केवल आग्रह इतना करना चाहता हूं कि टॉपिक देख करके घबराइएगा नहीं।
आप खाली सुन लीजिएगा ना, ये सब याद हो जाएगा। नहीं सुनिएगा ना, नहीं याद होगा। तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपको बनाना होगा रेगुलरिटी, उपस्थिति। उपस्थिति आप 100% रखिए। घर पर जाकर के आप आधा घंटा भी नहीं पढ़िएगा तो वो सब याद हो जाएगा। लेकिन आप गायब रहिएगा तो सब गड़बड़ आ जाएगा। क्या कि सीडीपी है, एगो टॉपिक का मामला दूसरका से जुड़ा रहता है, दूसरका का मामला तीसरका से, तीसरका का मामला चौथा, और चौथा का मामला बाकी तीनों से जुड़ा रहता है। इसीलिए हम आपको कहना चाहिए, ये कोरिलेटेड होता है, अंतर संबंधित होता है। आपको क्लास अब्सेंट नहीं करना है, क्लास रेगुलर कीजिएगा। नहीं भी घर पर पढ़िएगा, हम यहाँ पर याद आपको करवा देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। समझ में आया? तो आज से हम लोग शुरू करते हैं, कौन सा बताइएगा, इसी टॉपिक को और इसी विषय को, जिसका नाम हुआ क्या, सीडीपी। बाकी ये हिंदी शिक्षण का हम आपको दे दिए हैं सिलेबस कि हिंदी शिक्षण में आपको क्या क्या पढ़ना है। भाषा, भाषा अधिगम अर्जन, है ना, स्टीफन क्रेसन का सिद्धांत, भाषा कौशल, व्याकरण की भूमिका, सब पढ़ाए। अभी पिछले वाला बैच को पढ़ाए ना, लैंग्वेज स्किल पढ़ाए हैं, व्याकरण का रोल पढ़ाए, भाषाई विविधता पढ़ाए, टीएलएम पढ़ाए ना, सहायक सामग्री पढ़ाए, है ना, रिमेडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग पढ़ाए हैं, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन पढ़ा है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन पढ़ा है ना। तो ये सब किसका पार्ट है बताइएगा, हिंदी शिक्षण का पार्ट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौन सा, वृद्धि और विकास, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, फटाफट हम लोग समझते हैं कि वृद्धि और विकास आखिर होता क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आखिर हम कहते किसे। शुरू करें, बताइए भाई। सिलेबस की समझदारी पूरी हो गई, सीडीपी का पूरा सिलेबस आप समझ गए। ऐसा सब आपको मिलेगा प्रिंट आउट वे में, टोटल जो भी बोर्ड पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्लास में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है कि लिखो बउआ वृद्धि किसे कहते हैं। 1 घंटा क्लास 3 घंटा नहीं लेना है ना, जल्दी से करना है, स्मार्ट वर्क करना है, परीक्षा में समय नहीं है। इसीलिए सबका प्रिंट आउट मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, ये जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपको केवल क्या करना है, यहाँ पर आना है और 2 घंटा हमारा भाषण सुनना है, उसके बाद घरे चल जाना है। ठीक है ना, उससे ज्यादा यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ताकि आपके लिए हम काम करके रखे हुए हैं। ठीक है ना, आपको क्या करना है, केवल समझना, केवल क्या करना है, समझना। ठीक है ना, अब हमारे पास में आता है कौन सा टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या कहेंगे हम लोग, वृद्धि और विकास। चलिए ध्यान दिया जाए, आधा घंटा ध्यान दिया जाए, पूरा मामला क्लियर हो जाएगा एकदम फटाफट। देखो भाई, हमारे पास में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम होता है कौन सा बताइएगा, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, यानी हम इसको बोलेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे भाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। देखिए, वृद्धि और विकास में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर हम वृद्धि कैसे किसे हैं और विकास हम कहते किसे। तो सीधा सीधा शब्दों में समझिए कि किसी भी व्यक्ति में मात्रात्मक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन को हम लोग वृद्धि कहते हैं। और अगर हम बात करें गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है ना, आपको बताते चलते हैं कि वृद्धि एक ऐसा परिवर्तन होता है जो मापने योग्य होता है, जिसको हम माप सकते हैं। लेकिन विकास एक ऐसा चेंजेबल प्रोसेस है, एक ऐसा परिवर्तन है जिसको हम माप नहीं सकते हैं, मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसको केवल महसूस किया जा सकता है ना। लंबाई और वजन में परिवर्तन जो आपको दिखाई देता है किसी व्यक्ति में, वह हमारा वृद्धि कहलाता है। लेकिन किसी व्यक्ति के गुण में जो परिवर्तन आपको दिखाई देता है, उसके बिहेवियर में जो आपको चेंजेस दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है ना, विकास का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा क्षेत्र होता है। बड़ा बलून कौन है, विकास है, और छोटा बलून कौन है, वृद्धि है। यानी कहने का मतलब यह है कि विकास एक है बड़ा बलून और वृद्धि है छोटा बलून। अर्थात वृद्धि के अंदर में विकास को हम शामिल रख सकते हैं, लेकिन वृद्धि के अंदर में हम विकास को शामिल नहीं रखें, है ना। अब देखो, यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमने कहा मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि और गुणात्मक परिवर्तन को विकास, लेकिन आगे आपको पढ़ने को मिलेगा गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। मतलब विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शामिल होता है सामूहिक रूप से। इसीलिए हम विकास का बलून बड़ा बनाए हैं और वृद्धि का बलून छोटा बनाए। ठीक है, बात समझ में आया। अब सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि सर लंबाई और वजन में परिवर्तन वृद्धि है और किसी व्यक्ति के गुण में परिवर्तन विकास है, तो आप हमको एक एग्जांपल के द्वारा समझा दीजिए कि मान लो कि एगो लड़का है, ठीक है, जेकर 2 आंख है, एगो मुंह है, 2 कान है, पेट है, हाथ है, पैर है। ठीक है ना, आप समझो। अब इस बच्चा को आपने देखा था जब यह बच्चा 5 साल का था, तब जब यह बच्चा 5 साल का था तब आपने उसको देखा था, है ना। अब 5 साल का था तब आपने उसको देखा, और अभी मानकर चलिए कि अभी आप 2025 में आप इसको देख रहे हैं, 2025 में आप इसको देख रहे हैं, तब इसका उम्र अब हो गया है कितना साल, 15 साल। यानी कहने का मतलब यह है
कि इस बच्चा को आपने 10 साल के बाद देखा है? बोलो ना भाई। अरे भाई, जब वो 5 साल का था तब तुम उसको देखे थे, और अभी वो 15 साल का है तब तुम उसको देख रहे हो, है ना। यानी कहने का मतलब 10 साल पहले तुमने उसको देखा था। समझ में आ रहा बातें? तो यानी कहने का मतलब 10 साल पहले इस बच्चा को आपने देखा था, और अब देख रहे हैं आप 10 साल बाद। तो स्वाभाविक सी बात है, एकरा में परिवर्तन तो थोड़ा हो ही गया होगा। देखो देह मोटा गया एकदम, है ना। अच्छा, 3 गो पैर नहीं है, एक ही वो पैर है है ना। तो ये देखो, अब समझने का प्रयास करो कि यही वह बच्चा है जिसको आपने 10 साल पहले देखा था, है ना। और यही वो बच्चा है जिसको आपने 10 साल पहले। अब बताओ, इसमें और इसमें परिवर्तन दिख रहा है? वही बच्चा है जो ना कहीं आप 10 साल पहले देखे थे, और यही वो बच्चा है जिसको 10 साल आप बाद देख रहे हैं। परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अच्छा, परिवर्तन में क्या क्या दिख रहा है? कहिए कि सर पेट थोड़ा बड़ा हो गया है ना, मुंह थोड़ा बड़ा हो गया है ना। इसका मतलब थोड़ा मोटा हो गया है, और लंबाई भी थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा। स्वाभाविक सी बात है, बढ़ा होगा। अरे पिक्चर पर ज्यादा मत जाओ, है ना। मतलब ऐसे सोचो कि 10 साल पहले किसी बच्चा को तुमने देखा, तो क्या अभी 10 साल के बाद में तुम उस बच्चा को देखोगे तो क्या उतना ही बड़ा होगा जितना कि 10 साल पहले था? नहीं, लंबाई बढ़ा होगा, वजन बढ़ा होगा। और वजन और लंबाई बढ़ने के साथ साथ में ओकरा गुण में भी परिवर्तन आ गया होगा, उसमें क्वालिटी में भी चेंजेस आया होगा। आया होगा ना। हो सकता है कि आज से 10 साल पहले जब आपने देखा था तो केवल बोलता था मम्मा, पापा, चाचा, अंकल, आंटी। अब उसको आप देख रहे हैं तो स्टेज पर चढ़ कर लड़का स्कूल में भाषण दे रहा है। तो गुण में परिवर्तन तो हुआ ना, गुण में परिवर्तन हुआ ना। तो आप कहिएगा कि सर इसका मतलब ये है, एक लंबाई बढ़ा, एक वजन बढ़ा, तो हम उसको देखेंगे 10 साल के बाद में। तो इसका नाम मान लीजिए कि टुनटुन है, टुनटुन, है ना। टुनटुन को आपने देखा था 10 साल पहले, और 10 साल बाद जब आपने टुनटुन को देखा तो टुनटुन को देखा कि लंबाई बढ़ गया है, मोटाई बढ़ गया, तो बोलेगा अरे टुनटुन तुम्हारा वृद्धि हो गया, अरे टुनटुन तुम्हारा वृद्धि हो गया, अरे टुनटुन तुम्हारा वृद्धि हो गया। और उसके बाद में आप ये कहिए क्या, अरे टुनटुन तुम्हारा भाषा का विकास है, विकास हो गया, है ना। गुण में परिवर्तन हो गया, विकास हो गया, गुण में परिवर्तन हो गया, विकास हो गया। क्या आप वृद्धि और विकास को दोनों को अलग अलग ढंग से आप उसके सामने रखिए क्या, कि लंबाई बढ़ गया, वृद्धि हो गया? क्योंकि हमने अभी तो कहा कि लंबाई बढ़ना वृद्धि है, वजन बढ़ना वृद्धि है, और तुम्हारे गुण में परिवर्तन हो गया, विकास हो गया। क्या आप अलग अलग रूप में उसको कहिए कि हाँ लंबाई बढ़ गया, वृद्धि हो गया, मोटाई बढ़ गया, वृद्धि हो गया, गुण में परिवर्तन हो गया, विकास हो गया ना। टुनटुन को आप सीधे कहिएगा, यहाँ बताओ 10 साल पहले हम तुमको देखे थे, क्या थे और क्या हो गए, है ना। इसका मतलब यह है कि 10 साल पहले आपने टुनटुन को देखा था, तो आप कहिएगा अरे टुनटुन तुम्हारा तो विकास बहुत हो गया भाई। ऐसा ही ना कहिएगा? क्या कहिएगा? विकास। वहां पर आप कहे कि लंबाई बढ़ गया, वृद्धि हो गया? नहीं, आपने सामूहिक रूप से क्या कहा कि तुम्हारा विकास बहुत हो गया, 10 साल पहले हमने देखा था और आज हम देख रहे थे, तुम्हें परिवर्तन जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब तुम्हारा विकास बहुत हो गया। ये बात कहिएगा। अब आप बताइए भाई, लंबाई न बढ़ा था ओकर, तो काहे आप बोले कि विकास हो गया? ओकर वजन न बढ़ा था तो काहे आप बोले विकास हो गया? क्या कि लंबाई वजन बढ़ना तो वृद्धि है। आप कहिए भाई लंबाई बढ़ गया, अरे वृद्धि हो गया, वजन बढ़ गया, अरे वृद्धि हो गया। लेकिन आप यह बात बोले नहीं, आप सामूहिक रूप से क्या बोले? विकास हो गया। इसका मतलब ये तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि सर विकास के अंदर में वृद्धि भी शामिल रहेगा, मतलब लंबाई और मोटाई जो उसका बढ़ा है, जो उसका वजन बढ़ा है, वह भी शामिल रहेगा किसके अंदर में? विकास के अंदर में। बट वृद्धि के अंदर में हम विकास को शामिल नहीं रख सकते। इसीलिए हमने कहा कि विकास का क्षेत्र होता है बड़ा और वृद्धि का क्षेत्र होता है छोटा। बोलो समझ में आया? समझ में आया? तो ये हो गया हमारा कौन सा? वृद्धि और विकास। अगर दोनों के बेसिक डिफरेंस को हम लोग समझेंगे तो एक लाइन में तुमको अगर कुछ भी याद नहीं होता है तो वृद्धि का क्षेत्र जो होता है वो छोटा होता है, विकास का क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है। शारीरिक परिवर्तन को हम लोग वृद्धि कहेंगे, और शारीरिक के साथ साथ में गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। हॉलिस्टिक चेंजेस को हम लोग विकास कहेंगे, लेकिन केवल फिजिकल चेंजेस को वृद्धि कहेंगे। बोलो ना। अब हॉलिस्टिक का मतलब सब आया उसमें, फिजिकल, उसके बाद में सांस्कृतिक, सामाजिक, मतलब सोशल, कल्चर, मोरल, है ना, इमोशनल, ये सब तरह का क्षेत्र शामिल हुआ किसमें? विकास में। लेकिन केवल फिजिकल चेंजेज कौन? वृद्धि हो जाएगा। बात समझ में? ओनली फिजिकल चेंजेज हो जाएगा कौन सा? ग्रोथ। लेकिन हॉलिस्टिक चेंजेज, हॉलिस्टिक चेंजेज मतलब वो कौन हो जाएगा? विकास। जैसे टुनटुनुआ में क्या हो गया था? हॉलिस्टिक चेंजेज हुआ था।
तो हम उसको क्या बोले हैं, विकास बोले हैं। समझ में आ रहा ना। होलिस्टिक चेंजेस का मतलब टुनटुन का भाषा भी बदला था, टुनटुन का गुण भी बदल गया था, टुनटुन का लंबाई भी बढ़ गया था, टुनटुन का मोटाई भी बढ़ गया था। तो होलिस्टिक परिवर्तन, होलिस्टिक परिवर्तन है ना, होलिस्टिक चेंजेस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। एंड अगर केवल फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेगा, ओनली फिजिकल डेवलपमेंट इज कॉल्ड ग्रोथ। अब दोनों समझ में आया कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है ना। कुल मिलाकर के मैं कहना यह चाह रहा हूं कि भार और आकार यानी लंबाई और वजन में परिवर्तन वृद्धि है, और उसके साथ साथ में अगर भार आकार के साथ साथ में समुचित परिवर्तन, होलिस्टिक चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। वृद्धि का क्षेत्र होता है छोटा, विकास का क्षेत्र होता है बड़ा, है ना। वृद्धि का अपना एक समय होता है, जब होना होगा तभी तक होगा। वृद्धि जीवन भर नहीं होगा। लेकिन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलेगा। जब तुम इस धरती पर जन्म लिए तब से लेकर के और जब तक तुम इस धरती पर सांस लेते रहोगे तब तक विकास होगा तुम्हें। समझ में आ रहा ना। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम की तरह। विकास कभी खत्म नहीं होगा, विकास कभी समाप्त नहीं होगा। विकास धीरा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन समाप्त नहीं हो सकता। भाई समाप्त होना और धीरा होना में अंतर है। लेकिन वृद्धि खत्म हो जाएगा, वृद्धि खत्म हो जाएगा एक उम्र के बाद में। एक और एग्जांपल जैसे हम आपको देते हैं, जैसे सपोज दैट कि आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे सपोज दैट कि आपका आपका जो है ना, आपका आपका जो है ना हाइट है, मान लो कि 3 फीट का। आपका हाइट कितने फीट का, 3 फीट का। तुम अपने दोस्त से कह रहे हो कि अरे भाई देखो ना हमारा हाइट ही नहीं बढ़ता है, तो तुम्हारा दोस्त सबसे पहला सवाल तुमसे ये पूछेगा कितना उम्र हुआ, तो तुम बोलोगे 17 साल। अरे बढ़ेगा अभी भाई, टेंशन काहे लेगा, अभी बढ़ेगा, है ना। लेकिन तुम अपने दोस्त से कह रहे हो कि देखो ना मेरा हाइट ही नहीं बढ़ता है, तो तुमसे फिर पूछे कितना उम्र हुआ, तो कहिएगा 27 साल। तो बस हो गए, जितना हो गए। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या तुम समझ रहे हो, भाई लंबाई बढ़ना वृद्धि था, हम अभी बता है ना। इसका मतलब यह है कि वृद्धि का कोई टाइम फिक्स है, होने वाला होगा तब तक होने वाला जितना होना होगा हो जाएगा। उसके बाद में अब ऐसा नहीं कि जीवन भर वृद्धि होते रहेगा। जीवन में वृद्धि होते रहता तो फिर पता चलता कि छत का हाइट और ऊंचा करना पड़ता, क्योंकि आदमी जीवन भर बढ़ता भाई। समझ में आ रहा ना बातें। लेकिन जीवन भर वृद्धि संभव है क्या, नहीं। वृद्धि का अपना एक सीमा होता है। मतलब यह मानकर चलिए कि 0 साल से लेकर के 18 से 20 साल तक बच्चा में जो लंबाई का बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, वो ग्रोथ होगा, है ना। उसके बाद एकदम क्लोज, बंद, समाप्त समाप्त। जैसे यहां से चालू हुआ 0 साल से 18-20 साल आते आते बैरियर लग जाएगा, चलो भाई खत्म हो गया। समझ ना। लेकिन विकास में ऐसा नहीं हुआ, विकास तो जीवन भर चलेगा। बस ये 0 से स्टार्ट होगा, 18 से 20 साल तक की अवस्था तक ये बहुत ही स्पीड में रहेगा, इसका मोमेंट बहुत स्पीड रहेगा। उसके बाद में ये रहेगा 18 से 20 साल तक कैसा, वर्टिकल। और उसके बाद में यह 20 साल के बाद में हो जाएगा हॉरिजेंटल। जिसे तुम खड़ा दौड़ो ऐसे ऐसे, धक्का धक धक्का धक, तेजी दौड़ोगे ना, और उसके बाद तुम सूत के दौड़ो ऐसे, तो थोड़ा लेट लगेगा ना। इसका मतलब ये वर्टिकल का मतलब तेजी है, उसमें तीव्रता ज्यादा रहेगा 18 से 20 साल तक डेवलपमेंट के प्रोसेस में। लेकिन 20 साल के बाद में डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो रुकता नहीं है, धीरा हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो अब एरो देखो, अब देखो एरो के माध्यम से तुमको समझ में आ रहा है। देखो एरो कितना तेजी से था 18 से 20 साल, लेकिन हॉरिजॉन्टल होने के बाद में कैसा हो गया, एरो धीरा हो गया। इसका मतलब ये है कि सर आप यह कह सकते हैं कि विकास एक उम्र के बाद में थोड़ा धीरा हो जाता है, बट जीवन भर चलेगा, है ना। तुम मरते दम तक, अगर तुम मान लो कि तुम 65 साल की अवस्था में गए, तुमको लग रहा है कि भाई अब निकल जाना है यहाँ से, है ना। मरने मरने के गार पर तुम्हारा पोता या बोला कि दादाजी आम जानते हैं, तो तुम बोले कि हाँ जानते हैं। तो मैंगो जानते हैं, तो ना नहीं जानते। अरे आम को ही मैंगो बोलते इंग्लिश में। अब तुम्हारा मरने का समय, ओती खाने वो चीज सीख लिया कि हाँ आम को मैंगो कहा जाता है। वो भी तो विकासी है ना, वो भी तो विकासी है ना। गुण में परिवर्तन हो गया भाई, खाली हिंदी जानता था अब इंग्लिश जान गया, तो गुण में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ में मात्रात्मक परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। मतलब ये गुणात्मक परिवर्तन जो आपके गुण में परिवर्तन है, ये जीवन भर। गुण में परिवर्तन का कोई समय सीमा है बताइए। सीखता तो आदमी जीवन भर है, और जितना दिन आप सीखेगा उतना दिन आप में विकास होगा, स्वाभाविक सी बात बोले ना। जितना दिन आप सीखेगा उतना दिन आप में विकास होगा, है ना। मान लीजिए किसी रिश्तेदार के घर गए, वहां पर मटर पनीर आपको बनाते हुए आपने देखा दूसरा अंदाज में, जो जिस अंदाज में आप नहीं बनाते थे, तो फिर वो दुनिया वो गुण सीख ले कि अच्छा इसे बनाते हैं, ठीक है एक बाद हम ट्राई करेंगे इसे। तो भी तो वो गुण में परिवर्तन है, तो विकास है ना भाई। गुण में परिवर्तन तो विकास। अब ये कभी खत्म होने वाला है,
कभी समाप्त होने वाला है? बताओ, विकास कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन भर चलेगा, क्योंकि व्यक्ति के गुण में परिवर्तन हमेशा होते रहता है, लेकिन वृद्धि एक समय सीमा तक ही होगा। वृद्धि अनलिमिटेड नहीं है, वृद्धि जीवन भर नहीं है, एक समय के बाद में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बोलो क्लियर, यस या नो? अगर इतना कहने के बाद दोनों में अंतर नहीं समझ में आया तो धरती पर बोझ। समझ में आ गया ना? है ना? तो ये हो गया एक, कौन सा बताओ? वृद्धि, और एक हो गया विकास। अगर तुमको हमसे सीडीपी नहीं समझ आता फिर दिक्कत है, तब दिक्कत है, ठीक है ना? अब इससे आसान कुछ नहीं होता है ना? तो एक हो गया हमारा वृद्धि और एक हो गया हमारा विकास। अच्छा, अब तुम ये कहोगे, सवाल ये करोगे, सर एकरा मतलब 18-20 साल तक वृद्धि होता है, तो हम तो 3500 साल के एज में देखे आदमी को मोटा होते हुए, तो वो भी तो वृद्धि होगी। आप कहें कि 20 साल के बाद रुक जाएगा, आप कहें कि 20 साल के बाद में क्या हो जाएगा? वृद्धि रुक जाएगा, लेकिन 30 साल में भी आदमी का वजन बढ़ते जाता है। अभी आपने कहा सर वजन परिवर्तन वृद्धि है, एक मतलब 30 साल में होकर वृद्धि हो रहा है ना? वो वृद्धि होना गलत है, एबनॉर्मल, दैट नॉन, वो नॉर्मल नहीं है। अगर 35 साल की उम्र में 35 साल की उम्र में आपका पेट फेंकते जा रहा है, देह मोटा होते जा रहा है, तो वो एबनॉर्मल है, नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। जितना होना था वो हो गया है। समझ में आ रहा है ना बात है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर तुम पिज्जा बर्गर खा करके 40 साल की उम्र में फैटी लिवर बढ़ा रहे हैं, तो वृद्धि कहेंगे हम उसको? उसको वृद्धि नहीं कहेंगे, वो बीमारी है। समझ में आ रहा है ना? वो वृद्धि नहीं है, वो बीमारी। इसीलिए आर्मी उर्मी के बहाली में आप लोग जब जाते होंगे या फिर देखे होंगे, तो वहां पर देखिए हाइट के अनुसार वजन देखता है ना? तो भाई देखो, तुम्हारे हाइट के अनुसार जितना वजन होना चाहिए, वजन का भी एक मानक होता है कि हाँ जितना हाइट है उसके हिसाब से आपको वजन कितना होना चाहिए। तो जो होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा आप हो रहे हैं ना, तो गलत है। तब उस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। समझ में आ रहा बात है? इसीलिए डॉक्टर के पास में जब आप जाते हैं तो बीमारी का बहुत सारा कारण लोग मोटापा भी बताता है। हालांकि मोटे तो हम भी है, लेकिन कह रहे हैं तो मोटापा भी बताया जाता है। हमारा सवाल यह है कि अगर 25 साल 30 साल 40 साल की उम्र में अगर आपका वजन बढ़ते जा रहा है, अगर अगर आपके शरीर में वृद्धि, तो उसको हम वृद्धि नहीं कहेंगे, वो ग्रोथ नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है, वो एबनॉर्मल चेंजेस है जो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो उसको आप ग्रोथ में शामिल मत कीजिएगा, इसीलिए हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। ठीक है, चलो अब यहां तक जब बात समझ में आ गया है, तो हम लोग जो है ना इसको आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा बात करते। चलिए, अब जितना चीज हम आपको बताए हैं ना नोट्स में, ये सब चीज लिखा हुआ है और आपको पूरा पूरा यहाँ से बात समझ में आ जाएगा। एक हो गया हमारा कौन सा? वृद्धि, और दूसरा हो गया कौन सा? हमारा विकास। ठीक है ना? शरीर, देखो वृद्धि के बारे में हमने लिखा है कि शरीर व शारीरिक अंगों के भार एवं आकार यानी लंबाई और वजन में होने वाले बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। अभी समझाया हमने, है ना? बोलो ना, अभी हमने समझाया। ठीक है ना? वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, है ना? संकुचित का मतलब होता है नैरो, छोटा। तो अभी बताया कि वृद्धि का क्षेत्र छोटा होता है और विकास का क्षेत्र बड़ा होता है। तो वृद्धि एक कैसा कॉन्सेप्ट है? एक नैरो कॉन्सेप्ट है, एक संकुचित प्रत्यय है, एक छोटा क्षेत्र होता है, जबकि विकास का क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, बोलो ना। उसके बाद में दूसरा कहा कि यह जो केवल शारीरिक विकास से संबंधित है, बस ये बात हम आपको समझाए। ओनली फिजिकल डेवलपमेंट इज कॉल्ड ग्रोथ। ओनली फिजिकल, यहां पर लिखो ना, देखो ना यहां पर, केवल, केवल, ओनली, केवल शारीरिक विकास। शारीरिक विकास केवल फिजिकल डेवलपमेंट जो होगा वो कौन होगा? वृद्धि होगा। लेकिन होलिस्टिक चेंजेस क्या होगा? विकास। बोलो समझ में आया? बोलो भाई। उसके बाद में हमने कहा है अपने नोट्स में कि भाई वृद्धि के बारे में थोड़ा सा हम आगे अगर मामला बढ़ाते हैं, तो हमने कहा कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक एवं संख्यात्मक होती है। मतलब ये क्वांटिटिव हो सकता है, ये न्यूमरस हो सकता है, इसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वजन मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे आज तुम 3 फीट के हो और 5 साल के बाद में अगर 4.5 फीट का हो गया, तो भाई मेजर हम किए ना कि कितना फीट बढ़ गया? 1.5 फीट बढ़ गया। लेकिन विकास बताओ, 2 साल की अवस्था में तुम कहते पापा, मामा, चाचा, अंकल, आंटी, और अभी आप 25 साल की उम्र में स्टेज पर चढ़कर भाषण देते हैं, तो आपके गुण में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कौन माप लेगा उसको? बताओ तो कितना डिग्री गुण बढ़ा देखते हैं? अरे भाई 98 डिग्री है तुरा में गुण। ऐसा है क्या? उसका मेजरमेंट का कोई पैमाना ही नहीं है मेरे पास में। अरे भाई किसी आदमी का गुण मापने का कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ही नहीं, कोई टूल्स ही नहीं है। लेकिन ग्रोथ मापने का टूल्स है।
जैसे हमारा वजन बढ़ा है तो हम बता सकते हैं आज से 10 साल पहले 35 केजी के थे, अभी हम 45 केजी के हैं, तो 10 केजी बढ़ गए, माप सकते हैं। आज से 10 साल पहले 3 फीट के थे, आज हम 4.5 फीट का है, तो 1.5 फीट बढ़ गए, मतलब माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हो। बट विकास को तो मेजर नहीं कर सकते। विकास को केवल महसूस कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, फील, महसूस। क्या था क्या हो गया। अब क्या था क्या हो गया, इसके लिए कोई थर्मामीटर नहीं है कि पहले 55 था 98 हो गया, कोई थर्मामीटर है नहीं। केवल इसको महसूस कर सकते हैं, क्या था क्या हो गया, तो वो विकास है जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको माप सकते हो। संख्यात्मक होता है, परिमाणात्मक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। बोलो के लिए खाली सुनो, तुम क्वेश्चन बनना तय, खाली तुम सुनो, क्वेश्चन बनना क्या है तय। ऑनलाइन वाले बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस या नो। आइए नेक्स्ट। अब उसके बाद में कहता है अर्थात, हमने लिखा है कि अर्थात वृद्धि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता, अभी बताएं, है ना। अतः वृद्धि क्या है, मापनीय है, मतलब उसको मेजर कर सकते। ठीक, वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होता है, बताएं 18-20 साल तक, उसके बाद बंद। निश्चित समय तक का मतलब क्या हुआ कि उसका एक पैमाना है कि जहां तक होना होगा हो जाएगा, बस उसके बाद रुक जाएगा। लड़की की लंबाई 16 से 18 वर्ष में, लड़का का लंबाई 18 से 20 वर्ष तक। वही बात बताएं कि लड़की की लंबाई 16 से 18 वर्ष तक जितना बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, जितना ग्रोथ होना है हो जाएगा। आप सोचिएगा 20 साल के बाद हम बढ़ते रहे तो नहीं होगा, जितना होना था हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में देखो लड़का का 18 से 22 साल तक, लड़का का थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब 22 साल तक जिसको जितना बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, जिसको नहीं बढ़ना है, जितना बढ़ना था उतना 22 साल तक का बढ़ जाएगा। अब इसमें एक्सेप्शन भी होता है, कोई 23-24 साल तक भी चलता है, तो आप हिम्मत कहिए सर हम 24 साल में बढ़ गए थे। अरे अपवाद होता है कभी कभी, वो सब चीजें वातावरण के ऊपर, पालन पोषण के ऊपर, है ना, ये सब के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, तो 22 की जगह पर 23 जाएगा, 24 जाएगा, उससे ज्यादा थोड़े जाएगा, 35 में थोड़े हो जाएगा। अब कोई आदमी हमारे पास में आकर बोले कि 35 साल में हम हाइट बढ़ गया था सर, कोई है ऐसा? नहीं, हो ही नहीं सकता। उसके बाद में जो है ना क्या होता है, रुक जाता है लंबाई बढ़ना। लंबाई जो है ना बढ़ना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब ये है कि लड़कियों का 16 से 18 साल तक जो हाइट बढ़ना है बढ़ जाएगा, लड़का का 18 से 22 साल तक जो बढ़ना है बढ़ जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सर वृद्धि का अपना एक समय होता है, वृद्धि जीवन भर नहीं होगा, एक समय के बाद में समाप्त हो जाएगा। बोलो क्लियर, यस सर, ठीक है, बोलो भाई। हाँ, चलो आगे नेक्स्ट। जब हम लोग थोड़ा सा विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट में क्या कहा कि भाई विकास एक व्यापक संप्रत्यय है। वहां पर हमने कहा संकुचित संप्रत्यय, किसके बारे में, वृद्धि के बारे में। वृद्धि का क्षेत्र छोटा, विकास का क्षेत्र बड़ा। अभी ने बताया बड़का बलून छोटका बलून, तो बड़का बलून कौन था, विकास, और छोटका बलून कौन था, वृद्धि। तो विकास कैसा है, एक व्यापक, मतलब एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये नैरो नहीं है ना। और कहता है जो जन्म पूर्व अवस्था से, मतलब जब मां के गर्भ में होते हैं तब से लेकर के आज जब तक आप इस धरती पर रहेंगे बुढ़ारी तक, तब तक चलेगा। कौन है, विकास है। जन्म पूर्व अवस्था का मतलब भ्रूण अवस्था में जब आप होते हैं मां के गर्भ में, वहां से ही प्रारंभ हो जाता है तथा मृत्यु पर्यंत चलते रहता है। जब तक आप इस दुनिया से जाएंगे नहीं तब तक विकास होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। लेकिन वृद्धि ना 18-22 साल के बाद खत्म। बोलो क्लियर, समझ में आया। इसीलिए जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया विकास, लेकिन एक समय के बाद में समाप्त जो हो जाता है वो हमारा कौन सा बताएगा, वृद्धि। उसके बाद में कहते हैं विकास में शारीरिक पक्ष के साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक और नैतिक पक्ष भी शामिल है। यही बात मैं तुमको बता रहा था, होलिस्टिक चेंजेस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। हमने बताया अभी कि भाई विकास में शारीरिक पक्ष तो शामिल होबे करेगा, शारीरिक पक्ष के साथ साथ में मेंटल, मानसिक पक्ष, है ना, सामाजिक, सोशल साइड, उसके बाद में संवेगात्मक, इमोशनल साइड, उसके बाद संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव साइड, नैतिक पक्ष यानी मोरल साइड, ये सब शामिल होगा किसमें बताएगा, विकास में। लेकिन केवल शारीरिक पक्ष किसमें शामिल होगा, वृद्धि में। समझ में आया, समझ में आया। तो विकास में शारीरिक पक्ष भी शामिल होगा, उसके साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक पक्ष, ये सब जिसमें शामिल होगा वो हमारा कौन बताएगा, वो हमारा हो जाएगा कौन सा बताएगा, विकास। बोलो क्लियर, यस या नो, ठीक है, समझ में आया। ओनली फिजिकल साइड कौन, ग्रोथ, और फिजिकल साइड के साथ होलिस्टिक साइड जिसमें सब जुड़ा हुआ, सोशल कल्चर सब जुड़ा हो, कौन, विकास। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित रहता, अभी बताएं बड़का बलून में छोटका बलून घुस जाएगा, मतलब विकास में
वृद्धि भी सम्मिलित हो रहती है। इसीलिए विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक। हाँ देखो आगे ना, अगर अलग अलग व्यू से सोचेंगे तो विकास केवल गुणात्मक, वृद्धि केवल मात्रात्मक, लेकिन अगर ओवर व्यू हम लेंगे तो विकास में मात्रात्मक गुणात्मक दोनों ना आएगा। जैसे टुनटुन का बात किए हैं, दोनों आ रहा था उसमें, मात्रात्मक एवं गुणात्मक, ये दोनों पक्ष जो है ना क्या होता है, शामिल होता है किसमें बताइएगा, विकास में। दोनों पक्ष शामिल होता है किसमें बताइएगा, विकास। जीवन में आज तक अगर आप वृद्धि विकास को नहीं समझे होंगे तो यहां से तो पूरा क्लियर हो गया हो कि भाई वृद्धि क्या है और विकास क्या है। बोलो क्लियर, यस यस। रटने की कोई आवश्यकता नहीं, रटना नहीं है। जीवन में बहुत टेंशन है तुम्हारे, हम जानते हैं, है ना, इसीलिए हम अपने तरफ से कोई टेंशन नहीं देते, है ना तो इसीलिए हम अपने तरफ से कोई टेंशन नहीं देते, हम अपने तरफ से चाहते हैं कि तुमको कोई तनाव नहीं दो। हम चाहते हैं कि क्लास में चीजें याद करा दिए जाए, आपको घर पर पढ़ने की ज्यादा जरूरत ना हो, है ना, कोई होमवर्क के कारण जो है आपको आपका जो है ना समय ज्यादा ना लगे, और अभी कभी आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ? जो ना समझे वो धरती पर बोझ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए बच्चा सब दिख रहा है ना। अब आइए, अब आते हैं हम लोग किसके बारे में, वृद्धि और विकास में अंतर। अब इतना डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए, इतना लेक्चर ले लिए, तो भाई अंतर तो 1 मिनट में फाइंड कर देंगे हम। क्या अंतर तो 1 मिनट में। देखो भाई, एक तरफ वृद्धि दूसरी तरफ विकास, एक तरफ ग्रोथ दूसरा तरफ डेवलपमेंट। आकार में बढ़ोतरी मात्रात्मक परिवर्तन क्या है, वृद्धि, अभी जस्ट समझाया। लेकिन इधर देखो, रूप और आकार, रूप और आकार में गुणात्मक परिवर्तन, बस यही तो था। गुणात्मक परिवर्तन विकास, मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि। बोलो क्लियर? दूसरा परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन, ओनली फिजिकल चेंजेस क्या था, वृद्धि। समग्र परिवर्तन ओवरऑल चेंजेस विकास। बोलो ना, अपने से छाड़ देगा ये। उसके बाद में कहता है विकास एक, विकास का एक भाग है कौन, वृद्धि। वृद्धि कौन है, विकास का एक भाग है, क्योंकि वो बड़का बलून में छोटका शामिल था ना। लेकिन विकास के बारे में क्या कह रहा है कि संपूर्ण रूप से ये क्या करता है, बदलता है, मतलब हॉलिस्टिक चेंजेस, ओवरऑल चेंजेस। ओवरऑल चेंजेस जो है हमारा कौन है, विकास है। परिपक्वता के साथ, मतलब मैच्योरिटी के साथ में रुक जाएगा। बोले ना 18-22 साल के बाद में खत्म, समाप्त, रुक जाएगा। लेकिन यहां पर देखो भाई, जीवन भर चलता रहेगा। बताओ, जीवन भर जो चले, विकास, समय के साथ रुक जाए, वृद्धि। बोलो, देखने जोग और मापने जोग होगा। लंबैया बढ़ा तो दिखेगा ना कि वाह इतनी चुके था, इतना चुक हो गया, दिखेगा ना। तो जो देखने जोग है वो कौन है, वृद्धि है। आज जो पूरी तरह से देखने जोग मापने जोग नहीं है, मतलब केवल फील कर सकते हो तुम, वो कौन है, विकास। यही सब बात अभी पर है ना। अंतर क्या है, दो गो परिभाषा तुम समझ लो, अपने आप अंतर निकल जाएगा। यही तो अंतर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बोलो, बोलो क्लियर? उसके बाद में देखो, विकास की प्रक्रिया में वृद्धि क्या है, चरण है। अभी तो पता है कि विकास के अंदर में वृद्धि शामिल होता है, तो वृद्धि क्या है, एक चरण है। लेकिन विकास में देखो, व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तन, सभी में कौन, मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों दोनों परिवर्तन शामिल होगा किसमें बताएगा, विकास में। दोनों परिवर्तन शामिल होगा किसमें, विकास में। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस या नो? बोलो क्लियर, समझ में आया? चलो, अब उसके बाद में हम लोग समझ लेते हैं विकास के बारे में। अब हम लोग आते हैं किसके बताइएगा, विकास के सिद्धांत पर, है ना, है ना, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आखिर विकास का कौन कौन सा सिद्धांत होता है। पहला सिद्धांत होता है विकास का निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का पहला है कौन सा, निरंतरता। निरंतर का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार। तो बस नाम से ही पकड़ में आ गया। निरंतरता का सिद्धांत पक्का यह बात कहता होगा कि रेगुलर परिवर्तन, यानी कि ये कि रेगुलर परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे बताइएगा, विकास कहेंगे। निरंतरता के सिद्धांत में यही बात कहा गया होगा कि विकास निरंतरता के सिद्धांत का पालन करता है, जो गर्भाधान से शुरू होता है और मृत्यु पर समाप्त होता है। यह जीवन में कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। तो बस निरंतरता का सिद्धांत क्या है, जो जीवन में कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया, गर्भाधान से लेकर के आज जीवन पर्यंत, मतलब जब तक धरती पर रहेगा तब तक उसमें जो डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा है, उसी को हम लोग क्या, कौन सा सिद्धांत के नाम से जाने, निरंतरता का सिद्धांत। क्लियर हुआ है? दूसरा सिद्धांत है कौन सा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब हम आपको बताए हैं, दुनिया में दो व्यक्ति का एक जैसा न होना। जैसे यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, सबका डिजाइन अलग अलग है। कोनो का डिजाइन एक दूसरे से मिल रहा है क्या, नहीं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई पतला है ना, सबका डिजाइन अलग अलग है।
अच्छा, डिजाइन का बात छोड़ो, शारीरिक संरचना तो तुम लोग का अलग अलग है, सबका व्यवहार भी अलग अलग होगा। सही है कि नहीं बता? किसी भी दो आदमी के व्यवहार एक जैसा हो सकता है क्या? नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, है ना? किसी दो आदमी का एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। तो भाई ये व्यवहार का जो डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो शारीरिक संरचना का डिफरेंसेस जो आपको दिखाई दे रहा है, यही तो है व्यक्तिगत विभिन्नता। मैंने सब आदमी अपने आप में स्पेशल है भाई। अगर तुम कहता है कि हाँ तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, तुम अच्छे नहीं हो, तो तुम कहो कि हमारा जैसा खोज के दिखा दो। गारंटी है खाली मोतिहारी में ना, पूरा धरती पर कोनो हमारा जैसा ना होगा। सही बात है, सही है कि नहीं बताओ? तो बेकार कैसे है भाई? दुनिया में एगो है, हम बेकार कैसे हो जाएंगे? मतलब अगर आपको कोई कहता है कि तुम बेकार हो, तो हम एगो है, पूरा ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। सही बात है, हमारा जैसा कोई नहीं होगा। हम अपने जैसा कहा, तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा, तो तुम बेकार कैसे होगा? एगो पीसे है, बेकार हो गए। अरे बेकार का मतलब हमारा जैसा बहुत है। तुम्हें कुवत है तो हमारे जैसा खोज के देखा, सेम हमारे जैसा चेहरा होना चाहिए, हमारे जैसा व्यवहार, हमारे जैसा नाखून, हमारे जैसा भाव, हमारा जैसा केस, हमारे जैसा दांत, हमारे जैसा आंख, खोज के दिखा दो, नहीं मिलेगा। बेकार कैसे कहती है? हर आदमी अपने आप में स्पेशल है भाई, विशिष्ट है। इसीलिए अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप एक को ही है पूरा धरती पर। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत बड़ा मोटिवेशन लाइन है कि अपने आप में अकेला कोई भी आदमी एक ही होता है, और उसके जैसा इस धरती पर कोई नहीं। इसीलिए आप अपने आप में अनमोल है भाई, अद्वितीय है आप, आपके जैसा कोई नहीं है। तो फिर बेकार कैसे है? इसीलिए अपने आप को बेकार कभी मत सोचिए, क्योंकि आप ये वो है। और व्यक्तिगत विभिन्नता ही हमको सिखाता है कि दुनिया में कोई दो व्यक्ति एक जैसा नहीं है, अर्थात एक माता पिता का दो संतान अगर जुड़वा भी होता है, उसमें भी किसी न किसी तरह का परिवर्तन आपको चेंजेस दिखाई देगा। भले चेहरा मोरा एक जैसा होगा, लेकिन व्यवहार अलग अलग हो सकता है। नहीं पिक्चर, हाँ पिक्चर की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि पिक्चर अलग चीज होता है। अब तो खैर एआई आ गया है तो कुछ हो जाता है ना? लेकिन सवाल ये है कि आपको ये समझना है कि अगर रियलिटी के हिसाब से अगर आप देखते, तब परिवर्तन आपको दिखाई देगा, है ना? जैसे हम बार बार एग्जांपल देते, हमारा एक छोटा भाई है, हमारे जैसा बिल्कुल दिखेगा आपको, है ना? अभी हम कल क्लास में नहीं पढ़ाने आएंगे, और सीधे अगर आकर के घुसेगा तो तुमको लगेगा नहीं कि आदित्य सर नहीं है। जब वो बोलेगा तब लग जाएगा, जब वो आकर के यहाँ पर बोलेगा तब तुमको लग जाएगा कि हाँ आदित्य सर नहीं है। बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं, चाहे तुम गौर से देखोगे तब तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो नहीं। लेकिन अगर तुम दूर से देखोगे कहीं मार्केट उर्केट में, तो तुमको लग जाएगा वही है। ठीक है ना? तो हमारे कहने, लेकिन हमारे और उसमें बहुत सारा चेंजेस है, बहुत सारा डिफरेंसेस है, बहुत चेंजेस है ना? हमारा व्यवहार, उसका व्यवहार, उसका लहजा, हमारा लहजा अलग अलग है, दोनों का तरीका अलग है। हमारे घर के अगल बगल के लोग से डराता है, हमरा से कोई नहीं डराता। समझ में आया ना? तो हमारे कहने का मतलब ये है, लहजा और तहजीब दोनों का अलग अलग। भाई ये कैसे हो सकता है? एक ही माँ बाप के दो संतान, जबकि हम लोग जुड़वा भी नहीं है, हमसे 3-4 साल छोटा है वो, उसके बावजूद। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या सिखा रहा है? कह रहा है कि देखो भाई, दुनिया में दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, सबका विकास का अलग अलग तरीका है ना? तुम सोचते हो ना क्लास में टीचर बन करके कि सभी बच्चा एक ही जैसा पढ़ ले, नहीं होगा कभी, हो भी नहीं करेगा भाई। सबका सीखने का गति अलग है, लर्निंग कैपेसिटी अलग है, क्षमता अलग है, लर्निंग लेवल अलग है, अधिगम स्तर अलग है। तो फिर तुम एक ही सबको कैसे मान सकते हो? व्यक्तिगत विभिन्नता को भी तो ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हमको सिखाता क्या है कि यह कहता है कि प्रत्येक बनाने का दो कारण हो सकता है, या तो माता पिता के हेरिडिटी के कारण अलग हुआ होगा, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि जिस इन्वायरमेंट में रहता है बच्चा, उसी के अनुसार वह ढल जाता है। तो डिफरेंट होने का तरीका दो हो सकता है। जैसे मान लो कि हम एक माता पिता के दो संतान, अगर हमारा भाई पिछले, अगर मान लीजिए कि 5वीं क्लास में जब वो पढ़ रहा होता, और उसको, और वो ब्रिटेन चला जाता पढ़ाई करने के लिए, है ना? और हम बिहार में रह जाते, तो दोनों का लहजा अलग अलग हो जाता। एक ही माँ बाप के दो संतान है, लेकिन क्या होता, किसका प्रभाव से डिफरेंस हो जाता? पर्यावरणीय प्रभाव। कि ब्रिटेन का पर्यावरणीय प्रभाव अलग था, बिहार का पर्यावरणीय प्रभाव अलग। तो डिफरेंसेस के दो कारण हो सकते हैं, या तो हेरिडिटी के द्वारा हो सकता है ये, और नहीं तो इन्वायरमेंट के द्वारा हो सकता है। बोलो क्लियर, यस या नो? समझ में आया? तीसरा सिद्धांत आता है हमारा कौन सा? अंतर संबंध का सिद्धांत। मतलब
प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, जिस आदमी के साथ में आपका जैसा जुड़ा होगा उसी तरह का विकास होगा। शराबी के साथ रहिएगा, शराब वाला विकास आप में धीरे धीरे होगा। अंतर संबंध का मतलब क्या हो गया, मतलब सीधा सीधा यह बात कि इंटर रिलेशन नहीं कहता, जैसा संगत वैसा पंगत। एक देहाती कहावत है ना कि जिस तरह के लोगों के साथ में आप रहिएगा उसी तरह का डेवलपमेंट आप में होगा। सही की गलत बताओ? तो वहीं तो अंतर संबंध का सिद्धांत सिखाता है कि एक व्यक्ति का विकास जीवन के सभी पहलुओं से संतुलित अंतर संबंध के माध्यम से परिलक्षित होता है। किसी भी पहलू में विकास दूसरे को क्या करता है, प्रभावित करता है। हमारे कहने का मतलब जिसके साथ जैसा रिलेशन होंगे उसी तरह का आप में विकास देखा जाएगा। आप यह सोचिएगा कि हाँ विकास पर हमारे संगत का कोई प्रभाव न पड़े, तो नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, पड़ जाएगा। कितनों सोचिए कि न पड़े फिर भी पड़ेगा, क्योंकि वातावरण का प्रभाव से कोई रुका हुआ व्यक्ति नहीं। चौथा हमारे पास में आता है प्रिंसिपल कौन सा, अंतःक्रिया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। जैसे जिसके साथ में आप इंटरेक्ट होते हैं, जिसके साथ में आप जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा इंटरेक्शन होता है, उसी के अनुकूल आप में क्या होगा, विकास होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतःक्रिया का सिद्धांत। बोलो क्लियर, यस या नो? यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चलो अब जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करो एक बार फटाफट। चलो हम पूछेंगे और आप लोग बोलिएगा, ठीक? तैयार है? आर यू रेडी गाइज? यस। चलो बताइए, शारीरिक अंगों में आकार और वजन में परिवर्तन क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। गुण में परिवर्तन क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। मात्रा में परिवर्तन वृद्धि, गुण में परिवर्तन विकास। संकुचित क्षेत्र केकर होता है, वृद्धि का, और बड़ा क्षेत्र किसका होता है, विकास का, ठीक है ना। संख्यात्मक परिवर्तन क्या, वृद्धि, गुणात्मक परिवर्तन क्या, विकास। अच्छा, उसके बाद में केवल शारीरिक परिवर्तन किसमें शामिल होगा, वृद्धि में। शारीरिक के साथ साथ में अन्य परिवर्तन किसमें शामिल होगा, विकास में, ठीक है ना। उसके बाद बताइए, विकास में व्यापक क्षेत्र किसका होता है, विकास का होता है। शारीरिक के साथ में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक पक्ष किसमें शामिल होता है, विकास में शामिल होता है। वृद्धि के अंदर विकास है कि विकास के अंदर वृद्धि है, विकास के अंदर वृद्धि, क्योंकि विकास का क्षेत्र बड़ा और वृद्धि का क्षेत्र छोटा। अच्छा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन सामूहिक रूप से क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। लेकिन केवल मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। बताओ, आकार में बढ़ोतरी और मात्रा में परिवर्तन क्या है, वृद्धि है। रूप और आकार में, गुण में परिवर्तन क्या है, विकास है। शारीरिक परिवर्तन वृद्धि, समग्र परिवर्तन विकास। विकास का एक भाग कौन है, वृद्धि है, लेकिन संपूर्ण रूप से बदलता कौन है, विकास है। परिपक्वता के साथ, मैच्योरिटी के साथ में जो रुक जाएगा कौन है, वृद्धि है। बोलिए सब कोई, मैच्योरिटी के साथ में जो रुक जाएगा वो वृद्धि है, लेकिन जीवन भर जो चलेगा कौन है, विकास है। जिसको देख सकते हैं, माप सकते हैं, कौन है, वृद्धि है। लेकिन पूरी तरह से जो देखने जो नहीं है वो क्या है, विकास है। विकास की प्रक्रिया में वृद्धि क्या है, एक चरण है, लेकिन व्यक्ति में होने वाले सभी तरह के परिवर्तन अर्थात मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन कौन है, विकास है। विकास के सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं। पहला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत में हमने क्या कहा, गर्भाधान से लेकर के जब तक जीवन रहेगा तब तक आप पे विकास होते रहेगा। यह सिद्धांत क्या कहलाता है, निरंतरता का सिद्धांत। इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत हमने बताया, दुनिया में दो व्यक्ति का एक जैसा न होना, सब में विकास का क्रम अलग अलग होता है, और इसके ऊपर दो कारक जिम्मेदार है, अनुवांशिकता और पर्यावरण। तीसरा है अंतर संबंध, इंटर रिलेशन, जैसा जिसके साथ में आपका रिलेशन होगा उसी तरह का विकास आप में होगा। चौथा हमने बताया अंतःक्रिया, जैसा जिसके साथ आप इंटरेक्ट करेंगे उस तरह का विकास आप में संभव होगा। बताओ क्लियर? अब बताओ तुम हमको कि अब इसमें कहां तुमको रटना, ही बताओ, कहीं रटने की जरूरत है? बता, हम टॉपिक पढ़ा देंगे और इसका पूरा PYQ उठा कर लाएंगे। अभी तक के इतिहास में जितने भी सीटेट में प्रश्न पूछे गए वृद्धि और विकास से, तो केवल टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ाने के बाद में इसका क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको कहेंगे बनाइए आप, और आप पूरी तरह से उस क्वेश्चन को बना भी देंगे। मेरा दावा है चीज का। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं, लेक्चर समय तो लगता है, स्वाभाविक सी बात है। पिछले 1 घंटा से हम आपको वृद्धि विकास नहीं समझा रहे हैं, लेकिन एक बात तो है, आज के बाद में जीवन में कहियो पढ़िएगा तो 5 मिनट में याद हो जाएगा सब। समझ में? ये फायदा तो है, लेकिन क्या फायदा जब 5 मिनट में अभी हम आपको याद करा देंगे, बाद में फिर पढ़ने में 1 घंटा लग जाए। तो उससे अच्छा 1 घंटा अभी मेहनत कर लेंगे, बाद में 5 मिनट। परीक्षा के समय में तो उतना समय नहीं होता, 1 घंटा फिर थ्योरी को पढ़िएगा। तो शुरू में थ्योरी को बहुत डिटेल और बहुत ब्रॉड में पढ़ना है, बाद में शॉर्टकट में अध्ययन करना है। जब आप ब्रॉड पढ़े रहिएगा तो उसके बाद में आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ। और आप सभी से निवेदन है कि जितने भी नए छात्र हमारे पास में आ रहे हैं या फिर पुराने छात्र हैं, आप सभी को मेरा ये संदेश है, हमारा हक भी आपको कहना। मुझे ऐसा लगता है कि भाई हमारा हक है, हम क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि आप हमारे सबसे बड़ा प्रचारक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एन टीचिंग का ये बोर्ड रोड पर नहीं है, ये बोर्ड रोड पर हमने नहीं लगाया है,
लेकिन फिर भी बच्चे खोज करके हमारे पास में आते हैं। तो ये सभी आप लोगों का प्यार है, आपने बहुत सम्मान, बहुत इज्जत और बहुत सारा जो है ना हमारे हमको प्राउड फील कराया है। लेकिन आपसे अब उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा एकदम बकलोला हो, साफ, जरा लगता हो कि ना ना हम जीवन में कोई पासे नहीं करेंगे, ओकरा एक बार बुला के लाओ। उस बच्चा को भी हम यहाँ से निकालने की गारंटी रखते हैं, उसको नैया हम पार लगा देंगे। अब पढ़ने में जो ठीक ठाक है वो तो आएगा, तो हमारे पास से फिर कर नहीं जाएगा। हजारों सर्टिफिकेट को हमने बांटा है यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी हम सफल बनेंगे। पूरा जान अपना लगा देते हैं, पूरा जान झोंक देते हैं। जब पढ़ाने की बारी आती है तो केवल पढ़ाई, कोई बीच में बकवास नहीं। 1 घंटा 1.5 घंटा का जो क्लास होगा वो केवल क्लास हो जाएगा, है ना। तो निश्चित रूप से हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे सच्चे समर्थक है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी बच्चा को हम कितना अच्छा पढ़ाएंगे, या किसी बच्चा को हम जाके कहेंगे कि हाँ क्लास आओ, हम अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, तो हमारे बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन आपके दोस्त हैं अगर वो, और आप यह बात कहिएगा, तो शायद आपके बात पर विश्वास वो कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास प्रचार का कोई साधन नहीं है आपके अलावा, आप ही मेरे प्रचार का सबसे बड़ा साधन है। तो आप जो अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, थोड़ा समर्थन कीजिए। आपके जो भी दोस्त है, मित्र है, हर जो भी बच्चा, बात नहीं कीजिए, जो भी बच्चा हमारे पास में पढ़ रहा है तो 10-15 आदमी के कांटेक्ट में तो जरूरी होगा। जो बीए डीएलएड कर रहा है, आपके कॉलेज में भी 2 सीट होबे करेंगे, तो हमारे पास दोनों सुविधा है। अगर वो भारत के किसी भी कोना से है तो हमारा ऑनलाइन ज्वाइन करे, और मोतिहारी के कोना से है किसी से तो हमारा ऑफलाइन ज्वाइन करे। सुविधा तो दोनों प्रदान कर रहे हैं हम। अभी जितना भी चीज हम आपको पढ़ाएं एट ए टाइम पूरा लाइव है, आपके सामने कमेंट्स चल रहे हैं, आपके सामने बच्चे हमारे पास जुड़े हुए। तो कहीं से वो हमको चाहे तो ज्वाइन कर सकता है इस बैच को, जो 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, लेकिन इस बात का प्रचार हम चाहते हैं कि थोड़ा आप भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है ना। बाकी शिकायत का कोई गुंजाइश हम नहीं होने देंगे, पूरी तरह से सिलेबस को खत्म करेंगे और नैया पार लगाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। थैंक यू।